हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के इस मैराथन क्लास में हम स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सल्यूशन भी बताएंगे। आप लोगों को जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे सभी तैयार करा देंगे ताकि आपको रटना ना पड़े। साथ ही आपको हम इस बार का यानी कि 2022 में जो अन्य ब्रांच के स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन के पेपर जो हो चुका है, मतलब कल जब आपका पीएलसी का एग्ज़ाम था तो किसी अन्य ब्रांच का एसजीपी का पेपर था, वो पेपर आपको दिखा देते हैं। इससे आपको क्या होगा, एक आइडिया लग जाएगा कि वही सिलेबस सेम सिलेबस में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे आपको पीएलसी में थोड़ा सा फंसाया गया था क्वेश्चन देके, आपको समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल ऐसे ही एसजीपी में भी होगा। और जो कल पेपर हुआ है पीएलसी के साथ एसजीपी का, उसमें भी ऐसा ही किया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं उस पेपर को, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। इसके बाद हम सभी चैप्टर से जितने मतलब कि एसजीपी में जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनका सोल्यूशन देखेंगे। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का पेपर है। ये 2022 का पेपर है, लेकिन किसी अन्य ब्रांच का है। सिलेबस जो है आपका सेम है, जो सिलेबस इलेक्ट्रिकल का है वही उनका भी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पेपर भी इंग्लिश में है और कई लोग कहेंगे पिछले साल का, लेकिन यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं प्रिंट में ही 2022 लिखा गया है। तो इसमें जो भी क्वेश्चन आए थे उसको एक बार देख लेते हैं, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। इसी में से 3-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो फिर से आपको मतलब कि इलेक्ट्रिकल वाला पेपर जो आज होगा उसमें पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि लघुपथ शॉर्ट सर्किट किसे कहते हैं, इसके क्या प्रभाव हैं। लघुपथ मतलब शॉर्ट सर्किट तथा अधिभार के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। कहने का मतलब इसमें शॉर्ट सर्किट पूछा गया है, लघु शॉर्ट सर्किट पूछा गया है और इसके क्या प्रभाव हैं, और मतलब कि लघुपथ शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड के बीच अंतर पूछा गया है। फिर देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि दोष धारा में ऑफसेट धारा का प्रभाव कैसे समाविष्ट किया जाता है। प्रक्षणिका, क्षणिका तथा अस्थायी दशा अवधि के दौरान दोष धारा कैसे और क्यों बदल जाता है। तो हिंदी लैंग्वेज में लिखा गया, कुछ क्लियर नहीं समझ में आ रहा है, बाकी इसका इंग्लिश वाला पार्ट देखेंगे तो फिर आपको बता देंगे क्वेश्चन क्या है। फिर देखिए इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, एक त्रिप्रावस्था 50 MVA 10 kV प्रत्यावर्तित के पास 5% का आंतरिक। ये क्वेश्चन भी बहुत ही टफ है, आप लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये देखिए कुछ हिंदी में लिखा गया है तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है इसमें कि कहना क्या चाहता है। इसको अभी आपको हम बता देंगे, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है, इसके बाद बाकी को सभी क्वेश्चन को बता देंगे क्या करा है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए 4 क्वेश्चन दिया गया है कि ग्राफ की सहायता से HRC फ्यूज, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आप लोगों के एसजीबी का जो पेपर होगा उसमें भी HRC फ्यूज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक HRC होता है, एक कैट्रिस फ्यूज होता है, दोनों ही तैयार करके जाइएगा आप लोग। फिर देखिए इसमें देखिए अगला पूछा है परिपथ विच्छेदक मतलब कि सर्किट ब्रेकर तथा स्विच गियर के परीक्षण के लिए अपेक्षित उपकरण तथा विधियों का वर्णन कीजिए। ये वाला क्वेश्चन उस बार भी पूछा गया था कि सर्किट ब्रेकर तथा स्विच गियर के परीक्षण के लिए कौन कौन से उपकरण तथा मेथड का यूज़ किया जाता है। अब देखिए इसमें अगला है समय अतिधारा रिले मतलब टाइम डिस्टेंस रिले तथा दिशात्मक रिले के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो रिले वाला जो टॉपिक पहला चैप्टर तो आपका है वो सब फाल्ट से संबंधित है, कौन कौन से फाल्ट होते हैं, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, ये सब चीज़ें वहाँ पर दिया गया है। लेकिन जो आपका दूसरा चैप्टर है उसमें जो है रिले, सर्किट ब्रेकर, ये सब चीज़ें दिया गया, तो उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो रिले के बारे में अगर नहीं पूछता है तो इसी प्रकार से अंतर पूछ लेता है कि समय अतिधारा रिले तथा दिशात्मक रिले के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। अब देखिए इसमें आपका अगला क्वेश्चन है फ्यूज़ का वर्गीकरण कीजिए। तो फ्यूज़ के बारे में लिखना है और फ्यूज़ का वर्गीकरण, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, फ्यूज़ का वर्गीकरण आप लोग भी कर सकते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन इसमें तेल परिपथ विच्छेदक को बनाए मतलब कि ऑयल सर्किट ब्रेकर का चित्र बनाने को कहा गया है और इसका कार्यप्रणाली का वर्णन कीजिए। तो इसका कार्यप्रणाली और ऑयल सर्किट ब्रेकर आपको बनाना होगा। तो सर्किट ब्रेकर उसमें कई टाइप के सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर, तो बहुत सारे सर्किट ब्रेकर हैं, तो उसमें से आपको तैयार करके जाना होगा। और आपको बता दें यहाँ पर आपको हम 2022 का पेपर दिखा रहे हैं जो कि अदर ब्रांच का है। अब फिर देखिए तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तीसरे क्वेश्चन का है परिणाम मित्रों के रक्षण की परिसंचारित धारा योजना विधि का वर्णन कीजिए। तो ये भी देखिए, ये जो चैप्टर है ये तीसरे चैप्टर शायद है जिसमें है कि ट्रांसफार्मर और मोटर के प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन सी विधियाँ यूज़ की जाती है, वहाँ से पूछा गया है। फिर देखिए एक परिणाम मित्र के स्थैतिक भेद चालित रक्षण का वर्णन कीजिए। जब भी देखिए इसमें इस टाइप के वर्ड आता है भेद चालित, इसका मतलब भी आपको नहीं समझ में आएगा, तो आप इसका इंग्लिश वाला पार्ट देख के समझ सकते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है और इसमें पूछा क्या गया है। फिर देखिए अगला है इसमें संचरण लाइन के रक्षण को समझना, ट्रांसमिशन लाइन के प्रोटेक्शन को समझाइए और इसके रोकथाम के लिए
क्या क्या मतलब मेथड यूज़ किया जाता है। फिर अगला है देखिए वलय पदार्थ को मतलब कि रिंग फीडर की कालक्रमिक अतिधारा रक्षण विधि का वर्णन कीजिए। तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि एसजीपी का पेपर कितना टफ होने वाला है। यहाँ पर आपको हम डरा नहीं रहे हैं कि एसजीपी का पेपर टफ ही आएगा, लेकिन ये जो पेपर है देख सकते हैं यहाँ पर कितना कठिन पूछा गया। नॉर्मल चीज़ें नहीं पूछी गई, पूछा गया है, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि पेपर कहाँ मतलब क्वेश्चन कहाँ ना क्या चाहता है और उसमें लिखा क्या जाएगा, जिस प्रकार से पीएलसी में किया गया था। फिर देखिए इसमें 4 और 5 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में पहला क्वेश्चन दिया है विद्युत प्रणाली में अधिवोल्टता के कारणों को बताइए। तो ये तो इजी क्वेश्चन, इसको कर लेंगे आप लोग। विद्युत प्रणाली मतलब कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो ओवर वोल्टेज के जो कारण होते हैं वो उसको बताना है। अभी इसको हम आपको डिटेल में बता देंगे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है इसमें कि तड़ित विवर्तक किसे कहते हैं। तड़ित विवर्तकों पर किए गए मानक परीक्षण लिखिए। तो देखिए परीक्षण वगैरह लाइटिंग अरेस्टर जो आपके सिलेबस में है, ऐसा लिखा गया है, सिलेबस में दिया गया है लाइटिंग अरेस्टर, लेकिन उसका टेस्टिंग मतलब परीक्षण नहीं दिया गया है। ये सब चीज़ें सिलेबस से आउट 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन देखिए सिलेबस से आउट दिया गया है। फिर देखिए यहाँ पर त्रिकोण तथा परिणामित्र के रक्षण के लिए सीटी को जोड़ने के लिए विधि का वर्णन कीजिए। फिर एक उपकेंद्र का अभिन्यास बनाइए तथा बस बार विन्यास और अन्य उपकरण दर्शाइए। तो यहाँ पर किसी सब स्टेशन को बनाने को कहा गया। आप लोग एसजीपी पढ़े होंगे तो उसमें 11 केवी सब स्टेशन का डायग्राम, 32 केवी का सब स्टेशन का डायग्राम, तो वहाँ पर डायग्राम बनाने को दिया गया था, वहाँ पर ये तैयार करना है। फिर यहाँ पर देखिए एक उपकेंद्र के स्थान के चयन के लिए जो भी कारक होते हैं उसका वर्णन कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है लाइन संरचना के भू संपर्कन तथा उपकेंद्र का वर्णन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर एक बार हम सिलेबस देख कर आपको बता देते हैं कि किससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किससे ज़्यादा क्वेश्चन पे पूछा गया है। अभी आप लोग एक बार सिलेबस देख लीजिए, इसके बाद हम चैप्टर वाइज जिस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं उसमें जो भी इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे और उनका सोल्यूशन भी बताएंगे। तो इससे पहले देखिए आपका पहला चैप्टर आता है फॉल्ट। तो फॉल्ट में जो है इसमें तो बहुत ईजी चैप्टर है, ये आप लोग पढ़ के जा सकते हैं इसमें पूरा पार्ट, क्योंकि फॉल्ट कितने प्रकार के होते हैं, 3 फेज सिमेट्रिकल फॉल्ट, इफेक्ट ऑफ फॉल्ट। इसको हम पढ़ा भी चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाए हैं। मुश्किल से 1 घंटे का वीडियो होगा आपका फॉल्ट वाला चैप्टर, 1 घंटे से कम का वीडियो होगा। फॉल्ट वाला चैप्टर पूरा समाप्त हो गया है, बहुत ही अच्छे से समझा दिए हैं। तो इसको भी एक बार हम रिवीजन कर देंगे, फास्ट रिवीजन कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए दूसरा चैप्टर आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। कम से कम 20 नंबर के क्वेश्चन इसी चैप्टर से आते हैं, 20 नंबर के क्वेश्चन। स्विच गियर, तो इसमें क्या होता है, जो भी फ्यूज होते हैं, उन फ्यूज का वर्गीकरण करने का आ जाता है। आइसोलेटर पूछ लेता है, फिर सर्किट ब्रेकर पूछ लेता है। फिर आप देख सकते हैं इसी में एक और है, रिले भी है। तो आप देख सकते हैं इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और सबसे अधिक क्वेश्चन फंसाता है रिले से, क्योंकि कई रिले होते हैं, उनके अलग नाम है। जैसे एक रिले होता है मो रिले, MHO करके आता है, तो इसका एक और दूसरा नाम होता है, वो दूसरा नाम ना देके मो रिले करके पूछ लेता है, तो आप फंस जाते हैं। मो रिले हो गया। और देखिए सर्किट ब्रेकर में भी आपको अभी एग्जाम में आया था, एक इसमें देखिए 2 सर्किट ब्रेकर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक SF6 हो गया, एक वैक्यूम सर्किट ब्रेकर हो गया, दोनों में से एक का वो आता है। इसके बाद देखिए तीसरा चैप्टर है प्रोटेक्टिव स्कीम, इससे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रोटेक्टिव मतलब कि अल्टरनेटिव के प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन सी मेथड यूज़ करते हैं, ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए और मोटर के प्रोटेक्शन के लिए और प्रोटेक्शन ऑफ फीडर के प्रोटेक्शन के लिए। देखिए इस बार इससे भी क्वेश्चन पूछा गया था, प्रोटेक्शन ऑफ फीडर। इसमें देखिए रेडियल होता है, पैरेलल होता है, रिंग फीडर होता है। इसके बारे में आपको हम अभी बता देंगे। अब देखिए सबसे कम क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछा जाता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवर वोल्टेज, क्योंकि ये जो है इजी चैप्टर है। इजी क्यों? क्योंकि इसमें देखिए विभिन्न प्रकार के लाइटनिंग अरेस्टर हैं, उनको समझना है। जैसे कि देखिए सर्ज एब्जॉर्बर क्या होगा, ये पूछा जा सकता है। थायराइड लाइटनिंग अरेस्टर, स्पेस गैप लाइटनिंग अरेस्टर, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिलेबस दिखा रहे हैं, अभी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सोल्यूशन सब बताएंगे, बस आप लोग देखते रहिए भी इस क्लास को। फिर देखिए इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सब स्टेशन, ये भी आपको पढ़ा चुके हैं कि सब स्टेशन जो डिफरेंट टाइप के सब स्टेशन होते हैं उसमें। उसके बाद इसमें भी 4 टॉपिक है। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट ही है, कॉन्सेप्ट ऑफ GIS, कभी भी गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन पूछ लेता है। बाकी न्यूट्रल ग्राउंडिंग, रिएक्टर और ये फिर सब स्टेशन का लेआउट किस प्रकार से होता है। तो ये 5 चैप्टर में आपका SGP डिवाइड है। इसमें से आप देख सकते हैं 5 चैप्टर डिवाइड है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर से पूछे जाते हैं। एक स्विच गियर से, एक प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवर वोल्टेज और डिफरेंट टाइप ऑफ सब स्टेशन, इन्हीं 3 चैप्टर से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं और उनके सोल्यूशन भी देखते हैं। तो अब हम सबसे पहले ये समझते हैं कि इलेक्ट्रिक सब स्टेशन मतलब कि वैद्युत उपकेंद्र किसे कहते हैं, वह वैद्युत उपकेंद्र होता क्या है। देखिए आप लोगों को पता होगा कि जिस स्थान पर हम क्या करते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिक का उत्पादन करते हैं, उसे बोला जाता है पावर जनरेशन प्लांट। मतलब कि जिस स्थान पर हम इलेक्ट्रिक को मतलब कि जनरेट करते हैं उसे पावर जनरेशन प्लांट बोला जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपका ये पावर जनरेशन प्लांट है, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है।
इलेक्ट्रिक का उत्पादन किया जा रहा है। फिर यहाँ से क्या होता है, यहाँ से प्रोसेस शुरू होता है आपका ट्रांसमिशन का और डिस्ट्रीब्यूशन का। तो इसके ही बीच मतलब कि जो आपका पावर जनरेशन प्लांट है, इसका ही एक पार्ट होता है सब स्टेशन। तो आपका जो सब स्टेशन होता है, देखिए जो सब स्टेशन आपका होता है वो इलेक्ट्रिक सब स्टेशन जो होता है पावर सिस्टम का एक पार्ट होता है, जिसमें क्या होता है ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और स्विचिंग के लिए वोल्टेज को स्टेप अप अथवा स्टेप डाउन किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, सब स्टेशन जो होता है एक ऐसा स्थान होता है, देखिए जैसे क्या होता है कि जैसे हम जो आपका पावर जनरेशन होता है वहाँ पर विद्युत का उत्पादन तो कर लेते हैं, इसके बाद हमें क्या होता है कभी कभी उसका जो वहाँ पे विद्युत का उत्पादन होता है, मान लीजिए कि 11 के भी हमने उत्पादन किया, ठीक है 11 के भी उत्पादन किया। अब इसको क्या करना है हमको, मान लीजिए इसको स्टेप अप करना है, मतलब इसकी वोल्टेज को बढ़ाना है या फिर इसकी वोल्टेज को घटाना है या फिर इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना घटाना या फिर इसके पावर फैक्टर, कुछ भी हो सकता है। मतलब कि जो हमने उत्पादन किया पावर जनरेशन प्लांट पर जो उत्पादन किया, अगर उसको हमको कम ज़्यादा करना हो या फिर मतलब उसकी जो प्रॉपर्टीज उसको बदलना हो, तो हम क्या करते हैं उसको मतलब जिस स्थान पर स्थापित करके बदला जाता है उसी को क्या बोलते हैं, सब स्टेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर अगर ये आपका पावर जनरेशन है, यहाँ पर पावर जनरेशन प्लांट है, यहाँ पर हमने 11 के भी मान लीजिए उत्पादन किया। अब इसको हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए इसको स्टेप अप करना है स्टेप डाउन करना है तो क्या करेंगे, एक ऐसे स्थान पर करेंगे तो उसी को क्या बोलते हैं, सब स्टेशन बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन हम कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं, कुछ विशेषताओं को बदलने के लिए, जैसे आपका वोल्टेज को अब स्टेप अप करना हुआ या फिर वोल्टेज को स्टेप डाउन करना हुआ, तो मतलब कुछ विशेषताओं को बदलने के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, जिस स्थान पर स्थापित करके बदलते हैं उसी को क्या बोलते हैं, सब स्टेशन बोलते हैं। अब देखिए विद्युत उपकेंद्र जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। विद्युत उपकेंद्र का मुख्य उद्देश्य होता है उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में या निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में परिवर्तित करना। और जिस स्थान पर, जैसे यहाँ पर हमने बताया ना कि उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में या फिर निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में परिवर्तित करना, तो डेफिनेशन की बात करें तो जिस स्थान पर हम क्या करते हैं उसकी विशेषताओं को बदलते हैं उसी को क्या बोलते हैं, सब स्टेशन बोला जाता है। अब इसमें आगे देखिए, विद्युत उपकेंद्र जो है विद्युत उत्पादन केंद्र तथा उपभोक्ताओं के बीच की एक कड़ी होती है जो सप्लाई को बंद या चालू करने के साथ साथ अन्य कार्य भी कर सकता है। इसका मतलब समझिए, जो विद्युत उपकेंद्र यहाँ पर करा है, जो विद्युत उपकेंद्र होता है विद्युत उत्पादन केंद्र तथा उपभोक्ताओं के बीच की एक कड़ी होती है। इसको समझिए, जैसे कि अब यहाँ पर एक चित्र बना के समझाते हैं आपको। यहाँ पर देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये आपका क्या है, ये पावर जनरेशन प्लांट है और ये क्या है, विद्युत उत्पादन केंद्र, ये आपका सब स्टेशन हो गया और ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपके क्या हो गए, यहाँ पे जो होगा कंज्यूमर हो गया, ठीक है, ये कंज्यूमर वाला पार्ट है। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं हम कि विद्युत उपकेंद्र जो होता है विद्युत उत्पादन केंद्र तथा उपभोक्ताओं के बीच की एक कड़ी होता है, क्योंकि जहाँ पर जो पावर जनरेशन है, यहाँ पर पावर का जनरेशन किया जाएगा। यहाँ से क्या होगा, हम मतलब कि ट्रांसमिशन पहले करेंगे, मतलब इधर से वायर्स वगैरह आएंगे, ट्रांसमिशन होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, सब स्टेशन से हमेशा क्या देखिए, जब भी मतलब कि कंज्यूमर को मतलब उपभोक्ता को जो भी मतलब कि पावर सप्लाई मिलता है वो विद्युत सब स्टेशन से मिलता है। अब जहाँ पर जैसे कि मान लीजिए यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, पावर सप्लाई कंज्यूमर को दे रहे हैं, पावर सप्लाई जो कंज्यूमर को दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम कई कार्य कर सकते हैं, मतलब कि सब स्टेशन से उस पावर सप्लाई को बंद भी कर सकते हैं, चालू भी कर सकते हैं, और फिर क्या कर सकते हैं, अगर वोल्टेज को स्टेप अप करना हुआ तो स्टेप अप भी कर सकते हैं, स्टेप डाउन भी कर सकते हैं। तो वही यहाँ पर हमने लिखा है कि विद्युत उपकेंद्र जो होता है विद्युत उत्पादन केंद्र तथा उपभोक्ताओं के बीच की एक कड़ी है जो सप्लाई को बंद या चालू करने के साथ साथ अन्य कार्य भी कर सकता है। अब अन्य कार्य कौन कौन से कार्य कर सकते हैं ये आपको बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर मतलब कि विद्युत सप्लाई को बंद भी कर सकता है, चालू भी कर सकता है। उसके बाद क्या करता है यहाँ पर सब स्टेशन, देखिए और क्या क्या होता है। सब स्टेशन देखिए पावर को ट्रांसफर कर सकते हैं, मीटरिंग का कार्य भी सब स्टेशन में ही किया जाता है। इसके बाद देखिए बैलेंसिंग का मतलब कि किस स्थान पर मतलब कि पावर को बैलेंस करने का कार्य भी सब स्टेशन पर हो सकता है। सेफ्टी वाला कार्य भी सब स्टेशन पर होता है। मान लीजिए कंज्यूमर मतलब जो कंज्यूमर जहाँ पर बिजली का उपयोग किया जा रहा है वहाँ पर कोई फॉल्ट वगैरह आता है तो सब स्टेशन से हम क्या कर सकते हैं, उसको शट डाउन कर देते हैं। पावर फैक्टर में संशोधन कर सकते हैं, एसी को डीसी में बदल सकते हैं, आवृत्ति बदलना या कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये सब काम क्या कर सकते हैं, हम सब स्टेशन में कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है सब स्टेशन में केवल ऐसा नहीं है कि वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन ही किया जाता है, इसके अलावा भी कई कार्य सब स्टेशन में होते हैं। अगर आप लोग कभी सब स्टेशन पर गए होंगे तो वहाँ पर देखे होंगे कि मीटरिंग का भी कार्य होता है, मतलब कि कितना पावर कंज्यूम हुआ, कितने मतलब कि कितना यूनिट किस एरिया में गया, कितना नहीं गया, ये सब चीज़ें, साथ ही सेफ्टी से संबंधित चीज़ें सब स्टेशन पर आपको दिखाई देंगी। तो ये सारा काम जो होता है सब स्टेशन पर होता है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये पॉइंट देखिए,
पावर ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर, बस बार, इंसुलेटर, लाइटनिंग अरेस्टर सब स्टेशन के क्या होते हैं, मुख्य भाग होते हैं। मतलब जब आप सब स्टेशन पर देखेंगे तो वहाँ पर पावर ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर, बस बार, इंसुलेटर, लाइटनिंग अरेस्टर, ये सब इक्विपमेंट जो होते हैं लगे होते हैं। आगे आप पढ़ेंगे सब स्टेशन पर क्या क्या इक्विपमेंट लगे होते हैं। साथ ही इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि सब स्टेशन के एसेसरीज या फिर सब स्टेशन में जो सेफ्टी डिवाइस हो गया, इक्विपमेंट हो गया, वो क्या कौन कौन से होते हैं उसको बताइए, उनका काम क्या है, ये सब बताइए। तो अगर आपके एग्जाम में आता है कि सब स्टेशन क्या है तो आपको इतना कंटेंट लिख देना है। सब स्टेशन जो होता है पावर सिस्टम का एक पार्ट होता है, जहां पर हम क्या करते हैं, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और स्विचिंग के लिए वोल्टेज को स्टेप अप अथवा स्टेप डाउन करते हैं। साथ ही ये पॉइंट हमेशा आप लोग याद रखिए कि सब स्टेशन जो होता है विद्युत उत्पादन के, मतलब जहां पर विद्युत का उत्पादन होता है और उपभोक्ताओं के बीच की एक कड़ी होती है। सब स्टेशन पर सप्लाई को बंद कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं, अन्य कार्य भी कर सकते हैं। अन्य कार्य में जैसे पावर को ट्रांसफर करना, मीटरिंग का कार्य करना, बैलेंसिंग करना। बैलेंसिंग का मतलब आप लोग यहाँ पर समझिए, देखिए जैसे कि मान लीजिए ये सब स्टेशन है आपका, फिर यहाँ पर दो जगह पर क्या कर रहा है, ये सब स्टेशन सप्लाई दे रहा है। तो बैलेंसिंग का कार्य मतलब कहाँ पर ज़्यादा जरूरी है भेजना, तो वो होता है बैलेंसिंग का कार्य। मतलब यहाँ पर कितना पावर भेजना है, यहाँ पर कितना भेजना है, तो वो बैलेंसिंग का कार्य भी क्या होता है, सब स्टेशन का ही होता है। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा विद्युत उपकेंद्र का वर्गीकरण, मतलब कि क्लासिफिकेशन ऑफ सब स्टेशन। तो देखिए जो ये इस प्रकार के जो टॉपिक आपको बता रहे हैं ये सिलेबस में नहीं दिया गया है, लेकिन यही सब सिलेबस आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि मतलब कि विद्युत उपकेंद्र क्या है तथा इसका वर्गीकरण कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो आप लोगों को इसलिए ये टॉपिक भी हम बता दे रहे हैं यहाँ पर, और साथ ही सिलेबस में भी ये दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले विद्युत उपकेंद्र का वर्गीकरण में उपकेंद्र जो होते हैं, सब स्टेशन जो होते हैं, उनका वर्गीकरण जो होता है, वर्गीकरण दो टाइप से किया जाता है। पहला होता है कि सर्विस रिक्वायरमेंट के अनुसार, और यहाँ पर दूसरा देख लीजिए, दूसरा होता है संरचना के अनुसार। तो दो प्रकार से जो मतलब कि दो भागों में मतलब कि बांटा गया है सब स्टेशन को। एक होता है सर्विस रिक्वायरमेंट के अनुसार, किस प्रकार से हमको सर्विस चाहिए उस हिसाब से, और दूसरा हमने आपको दिखाया यहाँ पर संरचना के अनुसार, मतलब उसकी संरचना किस प्रकार से होती है। अब अगर यहाँ पर हम बात करें अकॉर्डिंग टू सर्विस रिक्वायरमेंट, मतलब कि सर्विस रिक्वायरमेंट के अनुसार, देखिए सर्विस रिक्वायरमेंट मतलब होता है कि एक कंज्यूमर को या फिर एक व्यक्ति को किस प्रकार का सर्विस चाहिए, उसके हिसाब से सब स्टेशन को डिवाइड किया गया है कई पार्ट में। तो देखिए पहला यहाँ पर है ट्रांसफार्मर सब स्टेशन। ट्रांसफार्मर सब स्टेशन देखिए क्या होता है, जो ट्रांसफार्मर सब स्टेशन होता है यहाँ पर क्या होता है, उच्च वोल्टेज को मतलब कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदला जाता है। अब सब ट्रांसफार्मर सब स्टेशन आप देखेंगे इसको भी कई पार्ट में बांटा गया है। इसके बाद आता है आपका दूसरा देखिए यहाँ पर आता है स्विचिंग सब स्टेशन। तो जो आपका स्विचिंग सब स्टेशन होता है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, स्विचिंग सब स्टेशन में क्या होता है, वोल्टेज के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नाम से ही पता चल रहा है स्विचिंग सब स्टेशन। तो यहाँ पर वोल्टेज को न तो स्टेप अप किया जाएगा न तो स्टेप डाउन किया जाएगा। इस सब स्टेशन पर क्या होता है, केवल सब स्टेशन को दूसरे सब स्टेशन पर क्या करते हैं, इंटरकनेक्ट करते हैं। इंटरकनेक्ट अर्थात ग्रिड वोल्टेज जो होता है उससे जोड़ा जाता है। अब ये क्या करता है, सब स्टेशन पर जो होता है समान मान की वोल्टेज को बनाए रखता है, इसे बोलते हैं स्विचिंग सब स्टेशन। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो तीसरा है पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट सब स्टेशन। अब नाम से ही पता चल रहा है पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट सब स्टेशन जो है ये क्या करता है, पावर फैक्टर को इंप्रूव करता है। ये जो आपका तीसरा टाइप है यहाँ पर सर्विस रिक्वायरमेंट के अनुसार, ये जो होता है पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट सब स्टेशन जो होता है, ये पावर फैक्टर को क्या करता है, इंप्रूव करता है। अब देखिए ये पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए जो सब स्टेशन का रिसीविंग एंड होता है वहाँ पर क्या होता है, एक कैपेसिटर लगाया जाता है। वहाँ पर क्या लगाते हैं, कैपेसिटर लगाते हैं। मतलब कैपेसिटर की सहायता से क्या करता है, पावर फैक्टर को इंप्रूव करता है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट सब स्टेशन है इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। अगला सब स्टेशन है आपका कन्वर्टिंग सब स्टेशन। कुछ नहीं करना है इसमें, केवल आपको याद रखना है नाम क्या है। नाम के याद करने के बाद आप लिख सकते हैं एग्जाम में, जो है आपका कन्वर्टिंग सब स्टेशन। देखिए कन्वर्टिंग सब स्टेशन क्या होता है, नाम से ही पता चला ये कन्वर्ट करता है। देखिए कभी कभी क्या होता है, हमको किसी भी कुछ ऐसे कार्य होते हैं जहाँ पर हमको मतलब जैसे कि कुछ ऐसे कार्य जहाँ पर हमको चार्जिंग की आवश्यकता होती है। मतलब कि प्रेजेंट टाइम में हम इलेक्ट्रिक सप्लाई की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर क्या करते हैं, बैटरी वगैरह चार्ज कर लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, जो भी कार्य होता है उसको करते हैं। तो कुछ कार्यों के लिए हमको बैटरी चार्ज करने की आवश्यकता होती है, और बैटरी चार्जिंग आदि के लिए हमको डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है। अब लोग सोच रहे हैं कि सब स्टेशन में मतलब कि एसी पावर सप्लाई का ही कार्य होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए जब जहाँ पर डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कन्वर्टिंग सब स्टेशन का उपयोग करते हैं। कन्वर्टिंग सब स्टेशन पर क्या होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। इसके बाद आपका देखिए नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो है आपका इंडस्ट्रियल सब स्टेशन है। जो आपका नेक्स्ट है वो है इंडस्ट्रियल सब स्टेशन। जो आपका इंडस्ट्रियल सब स्टेशन होता है इंडस्ट्री वगैरह के लिए, मतलब कि विशेषकर इंडस्ट्री के लिए बनाए जाते हैं, जहाँ पर मतलब कि जितने पावर की रिक्वायर होती है उस प्रकार के सब स्टेशन बनाए जाते हैं। मतलब वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन जो होता है, इंडस्ट्री के जो रिक्वायरमेंट होती है, जितना वोल्टेज को चाहिए होता है उस हिसाब से क्या होता है, सब स्टेशन को बनाया जाता है। तो इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल सब स्टेशन।
इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट है जो संरचना के अनुसार, मतलब कि अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन के आधार पर जो सब स्टेशन होते हैं। आप लोग ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़े होंगे सब स्टेशन के बारे में, तो थोड़ा सा नॉलेज होगा आप लोगों को, इसलिए अच्छे समझ में आ जाएगा। ये देखिए आपका पहला होता है इंडोर सब स्टेशन। इंडोर सब स्टेशन ऐसा सब स्टेशन होता है जो क्या होता है, एक भवन के अंदर लगाया जाता है। मतलब इस सब स्टेशन में जितने भी उपकरण होते हैं वो एक भवन के अंदर लगाए जाते हैं। और जो आपका इंडोर सब स्टेशन होता है ये हमेशा 11 kV की कैपेसिटी के लिए बनाए जाते हैं। अब जो दूसरा है आपका वो है आउटडोर सब स्टेशन। देखिए जो आउटडोर सब स्टेशन होता है, नाम से पता चल रहा है कि आउटडोर सब स्टेशन है। आउटडोर सब स्टेशन में भी दो प्रकार के सब स्टेशन होते हैं। आउटडोर सब स्टेशन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है पोल माउंटेड सब स्टेशन और दूसरा होता है प्लैनेट माउंटेड सब स्टेशन, या फिर कह सकते हैं प्लैनेट माउंटेड, मतलब कि जो एक मतलब नींव पर एक बना आधारशिला होती है उस पर बनाया जाता है। तो जो आउटडोर सब स्टेशन जो होते हैं ये क्या होते हैं, खाली जगह पर, मतलब कि बाहर जो खाली स्थान रहता है वहाँ पर इनको स्थापित किया जाता है। अभी यहाँ पर इनके बारे में हम आपको डिटेल में नहीं बता रहे हैं क्योंकि यही चीज़ आपको अभी आगे पढ़ना है, जो लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक के पहले जो टॉपिक्स है वहाँ पर आपको ये डिटेल में पढ़ना है कि इंडोर सब स्टेशन, आउटडोर सब स्टेशन, अंडरग्राउंड और ये पोल माउंटेड सब स्टेशन, इन सब का लेआउट डायग्राम, मतलब कि सिंगल लाइन डायग्राम हो गया 11 kV सब स्टेशन का, ये सब बनाना है। तो वहाँ पर आपको डिटेल में इसको बताएंगे। अब चैप्टर 5 का जो अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक है इक्विपमेंट एंड दियर फंक्शन। कहने का मतलब जो सब स्टेशन होता है, जो जो उसमें उपयंत्र या उपकरण लगते हैं उनका नाम क्या है और उनके फंक्शन मतलब उनके कार्य क्या क्या हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला इक्विपमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला इक्विपमेंट है आपका बस बार। बस बार क्या होता है अब आप ये देखते हैं। देखिए बस बार जो होता है, बस बार देखिए एक प्रकार का जंक्शन होता है। यहाँ पर क्या होता है, सभी इनकमिंग और आउटगोइंग इलेक्ट्रिक करंट मिलती हैं। इस प्रकार बस बार इलेक्ट्रिक पावर को एक लोकेशन पर कनेक्ट करता है। अब जो चीज़ यहाँ पर हम लिखे हैं यही चीज़ आपको अच्छे से समझा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जब कई सारी लाइनों को एक ही वोल्टता से ऑपरेट करना हो तो लाइनों की भीड़ को कम करने के लिए एक कॉमन लाइन के रूप में बस बार का प्रयोग किया जाता है। बस बार जो होता है कॉपर का या फिर एल्युमिनियम का बनाया जाता है। इनकमिंग और आउटगोइंग लाइनों को बस बार पर जोड़ा जाता है। अब यहाँ पर हमने जो लिखा है यही आपको समझा देते हैं कि बस बार हमने बताया कि एक प्रकार का जंक्शन होता है, यहाँ पर सभी इनकमिंग और आउटगोइंग इलेक्ट्रिक करंट मिलती हैं। तो यहाँ पर देखिए बस बार का इमेज के माध्यम से आपको समझा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर बस बार देखिए क्या होता है, जैसे कि अगर देखिए एग्जांपल समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से एक वायर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से एक वायर आ रहा है, जैसे यहाँ पर एक वायर दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है 3 फेज सिस्टम होता है, समझाने के लिए केवल एक वायर दिखाया जाता है। तब यहाँ से मान लीजिए आपको तीन जगहों पर सप्लाई को भेजना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, तार को थोड़ा सा निकाल लेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, ऐसे करके एक वायर इधर भेजेंगे, एक वायर इधर भेजेंगे, एक वायर इधर भेजेंगे। तो इस प्रकार का जो सिस्टम होता है वो बहुत सही नहीं होता है। और जहाँ पर यहाँ पर तीन जो वायर्स आपको जोड़ देते हैं, मतलब निकाल कर वायर को, जैसे अगर खुला वायर है तो वो ठीक है, तो उस प्रकार जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, बारिश के मौसम में या फिर जो यहाँ पर मतलब कि कई प्रकार के स्पार्क उत्पन्न होते हैं, तो ये सही नहीं होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, बस बार का प्रयोग करते हैं। बस बार देखिए करता क्या है, यहाँ पर देखिए इनकमिंग लाइन है, यहाँ से अगर हमको 3 जगह पर सप्लाई भेजना है। बस बार देखिए कुछ इस प्रकार का दिखाया गया, यहाँ पर एक प्लेट की तरह दिखता है, और ये जो प्लेट यहाँ पर दिख रहा है ये एल्युमिनियम या फिर कॉपर का बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इनकमिंग लाइन है, फिर यहाँ पर 3 जगहों पर भेजना है। तो यहाँ पर ऐसे एक प्लेट होती है, यहाँ पर क्या स्क्रू लगा होता है, और ये जो दिख रहा है आपको, इसको ये लक्स बोलते हैं। यहाँ पर 3 जगह सप्लाई हम क्या करते हैं, इस प्रकार से भेज सकते हैं। तो यह इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जहाँ पर सभी इनकमिंग लाइन और ये आउटगोइंग, जाने वाली लाइनों को आउटगोइंग और आने वाली लाइन को इनकमिंग, तो दोनों लाइन एक स्थान पर मिला है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं कि एक जंक्शन पर क्या करते हैं, इनकमिंग और आउटगोइंग लाइन दोनों मिलते हैं। तो वही चीज़ हमने यहाँ भी आपको बताया। आप देख सकते हैं कि जो बस बार आपका होता है एक प्रकार का जंक्शन होता है। तो जंक्शन से दिखाया ना आपको कि ये इस प्रकार का ऐसे जंक्शन होता है, यहाँ पर इनकमिंग लाइन और आउटगोइंग लाइन क्या होती है, दोनों मिलती हैं। अब फिर क्या बताया कि इस प्रकार इलेक्ट्रिक बस बार इलेक्ट्रिक पावर को एक लोकेशन पर कनेक्ट करता है। यहाँ पर एक लोकेशन हो गया, फिर यहाँ पर क्या होता है, सभी इनकमिंग और आउटगोइंग लाइन जो होती है कनेक्ट होती है। फिर देखिए यहाँ पर क्या बताया, जब कई सारी लाइनों को एक ही वोल्टता से ऑपरेट करना हो तो लाइनों की भीड़ को कम करने के लिए एक कॉमन लाइन के रूप में बस बार का प्रयोग किया जाता है। हमने बताया जब आपको एक ही मतलब कि एक ही वोल्टता से कई जगह पर सप्लाई भेजना हो तो आप इस प्रकार से नहीं कर सकते कि एक ही जगह वायर को जोड़ करके फिर इस प्रकार सप्लाई नहीं भेज सकते। इस प्रकार से क्या होगा, ये वायर क्या होगा, जहाँ पर आप कनेक्ट किए रहेंगे, जोड़े रहेंगे, मतलब कि हवा चलेगा या फिर बारिश होगी तो स्पार्क भी होगा और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ढीला पड़ जाएगा, जिससे हमको कंटिन्यूस सप्लाई नहीं मिल पाएगा। इसलिए क्या करते हैं,
हैं बस बार, लाइनों की भीड़ को भी कम करने के लिए हम बस बार का प्रयोग करते हैं। और बस बार क्या करता है, एक कॉमन लाइन के रूप में, मतलब कि एक ही स्थान पर सभी लाइन क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, जिससे आसानी से दूसरे स्थान पर पावर सप्लाई पहुंच जाता है। एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव के रूप में अक्सर पूछा जाता है कि बस बार जो होता है कॉपर का या एल्यूमिनियम का बनाया जाता है। तो देखिए जो कॉपर का बनाया जाता है वो एल्यूमिनियम की अपेक्षा अधिक महंगा होता है, इसलिए इसको क्या करते हैं, अधिकतर एल्यूमिनियम का ही बनाते हैं। अब यहाँ पर इमेज देख सकते हैं, इसका सिंबल जो है कुछ इस प्रकार से इसका सिंबल होता है, जो आपका बस बार होता है इस प्रकार से। आप लोग सब स्टेशन में गए होंगे, देखे होंगे। यहाँ पर ये भी ध्यान में रखिए, यहाँ पर जो एक वायर दिखाया गया है, ये ध्यान रखिए, जो एक वायर दिखाया गया ऐसा थोड़ी ना होता है कि एक वायर होता है, एक वायर नहीं होता है। जो ट्रांसमिशन सिस्टम या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है तो वहाँ पर क्या होता है, 3 फेज सिस्टम होता है, तो 3 फेज होता है, लेकिन रियलिटी में 3 फेज होता है। दिखाने के लिए हम एक वायर को दिखा देते हैं। अब बात करते हैं सब स्टेशन में कौन से बस बार का प्रयोग किया जाता है। तो सब स्टेशन में देखिए निम्न बस बार का प्रयोग किया जाता है। इसको आप आगे वाले जो उसका इस सिलेबस का ये पार्ट 1 है, जो पार्ट 2 बताएंगे आपको, उसमें सिंगल बस बार सिस्टम का सिंगल लाइन डायग्राम और डबल बस बार सिस्टम का डबल बस बार सिस्टम का सिंगल लाइन डायग्राम मतलब कि कैसे बनाया जाता है, ये आप समझेंगे। अभी के लिए जान लीजिए कि सब स्टेशन में जो बस बार होते हैं वो 2 टाइप्स के प्रयोग किए जाते हैं। पहला होता है सिंगल बस बार सिस्टम और दूसरा होता है डबल बस बार सिस्टम। अब देखते हैं अगला इक्विपमेंट जो सब स्टेशन में प्रयोग होता है। जो आपका अगला इक्विपमेंट सब स्टेशन में प्रयोग किया जाने वाला वो है इंसुलेटर। तो इंसुलेटर आप लोगों को पता होगा, इंसुलेटर में विद्युत का सप्लाई नहीं होता है। तो यह एक ऐसा पदार्थ होता है जो अपने अंदर करंट को फ्लो नहीं करने देता है। तो जैसे आप लोगों को पढ़े होंगे कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, उसी प्रकार से इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर मतलब करंट को फ्लो नहीं करना होता है। तो इंसुलेटर एक ऐसा मतलब कि मटेरियल होता है ये जो अपने अंदर से करंट को फ्लो नहीं होने देता है। क्यों नहीं होने देता है? क्योंकि इसका प्रतिरोध जो होता है बहुत अधिक होता है। सब स्टेशन में कुछ मुख्य इंसुलेटर मटेरियल का प्रयोग होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पोर्सिलीन। यहाँ पर सबसे पहले देखिए जो इंसुलेटर होता है पोर्सिलीन, ग्लास, पॉलीमर। पोर्सिलीन शायद आप लोगों ने देखा होगा, जैसे यहाँ पर एक वायर्स आता है, फिर यहाँ पर कुछ कनेक्ट होता है, फिर ये आगे से वायर जाता है। तो पोर्सिलीन जो होता है एक इंसुलेटर होता है। और देखिए जो इंसुलेटर होता है उसका प्रयोग क्यों किया जाता है, किस उद्देश्य से किया जाता है, ये भी देख लीजिए। देखिए जो इंसुलेटर होता है उसका प्रयोग 2 उद्देश्य से किया जाता है कि यह चालक को सपोर्ट प्रदान करता है, और क्या करता है, यह चालक और पोल मतलब कि जो कंडक्टर और पोल होते हैं को एक दूसरे से वैद्युतीय रूप से अलग करता है। इन दोनों का मतलब आपको समझा देते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि यह चालक को सपोर्ट करता है। जैसे आप लोग यहाँ पर पोल देखे होंगे, पोल देखने के बाद जो मतलब कि वायर एक कंडक्टर जो आता है, फिर यहाँ पर एक ब्लैक कलर का आप देखे होंगे, तो इंसुलेटर होता है। वो इंसुलेटर क्या करता है, वो चालक को सपोर्ट प्रदान करता है। साथ ही क्या करता है, यहाँ पर लिखा गया है, देखिए यहाँ पर लिखा गया चालक और पोल को एक दूसरे से वैद्युतीय रूप से अलग करता है। आप एक बार सोच के देखिए, जैसे कि मान लीजिए यह आपका पोल है, अगर कंडक्टर ऐसे आता है, यहाँ पर कंडक्टर आता है, अगर कंडक्टर जो होता है पोल को छू करके जाएगा आगे, तो जाहिर सी बात है पोल में भी करंट कभी न कभी उतर सकता है, मतलब पोल में भी करंट का सप्लाई हो सकता है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है? इसलिए क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, इंसुलेटर डिस्क मतलब कि डिस्क इंसुलेटर, पिन टाइप इंसुलेटर, जिस प्रकार के इंसुलेटर की रिक्वायर होती है पोल पर, उस प्रकार के इंसुलेटर लगाए जाते हैं। इस प्रकार के आप कभी न कभी देखे होंगे जो मतलब कि जो स्टील पोल होता है, जो मतलब कि खेतों वगैरह में लगा होता है, स्टील पोल कुछ इस प्रकार से होता है ऐसे, इस प्रकार से देखिए उसमें कभी नीचे वाले पार्ट जो उसका स्टील पोल होता है उसमें कभी करंट नहीं उतरता है, करंट नहीं आता है। इसका यही मतलब है कि वहाँ पर क्या लगे होते हैं, इंसुलेटर लगे होते हैं, जो क्या करते हैं, पोल, ये आपका पोल हो गया, सॉरी ये आपका पोल हो गया, और फिर क्या हो गया, इंसुलेटर, मान लीजिए ये इंसुलेटर है। तो जो इंसुलेटर होता है वो कंडक्टर जो आपका आता है और पोल, उसको क्या करता है, एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली रूप से अलग करता है। इसलिए जो पोल्स वगैरह, स्टील पोल हो गया या फिर स्टील पोल हो गया, फिर वुड पोल हो गया, लकड़ी का पोल हो गया, किसी भी प्रकार का पोल हो गया, इसी वजह से उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक का सप्लाई नहीं होता है। तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा। इंसुलेटर का प्रयोग हम इसीलिए करते हैं, पहला तो ये जो कंडक्टर्स होते हैं, आपके कंडक्टर लाइन होते हैं, उनको क्या करता है, सपोर्ट प्रदान करता है। और दूसरा क्या होता है कि जो कंडक्टर और पोल होता है उसको इलेक्ट्रिकली रूप से क्या करता है, अलग करता है। अब बात करें इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर यहाँ पर देखिए कई प्रकार के हो सकते हैं। जहाँ पर जिस प्रकार के इंसुलेटर की रिक्वायर होती है वहाँ पर उस प्रकार के इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए 11 kV का ट्रांसमिशन लाइन है तो वहाँ पर हम पिन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग करेंगे। अगर 33 kV का ट्रांसमिशन लाइन है तो वहाँ पर हम सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार इंस्टेन इंसुलेटर होता है, साइकिल टाइप इंसुलेटर होता है और पोस्ट इंसुलेटर होता है। ये इंसुलेटर जो है आप ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जब पढ़े होंगे या फिर इलेक्ट्रिकल ड्राइंग जो है आपका फर्स्ट उसमें पढ़े होंगे तो उसमें आपको समझ में आया होगा। लेकिन आप लोग एक बात ध्यान रखिए, जहाँ पर भी आपको कन्फ्यूजन होना समझ में आए तो आप लोग कमेंट में बता दीजिए। उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाकर, अगर बनाना संभव हो तो बनाकर उसमें हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो ये कुछ इंसुलेटर थे जो सब स्टेशन में क्या होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए आपका अगला पॉइंट है आइसोलेटर स्विच। देखिए आइसोलेटर स्विच जो होता है, देखिए
आइसोलेटर स्विच जो होता है, देखिए सब स्टेशन पर अपने ज़रूरत के अनुसार परिपथ को खोलने व जोड़ने हेतु आइसोलेटर स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। यह नो लोड अवस्था में परिपथ को ऑन व ऑफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब आपको बता देते हैं, देखिए आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं कि आइसोलेटर स्विच होता क्या है। देखिए एक बात आप हमेशा याद रखिए कि आइसोलेटर स्विच जो होता है हमेशा नो लोड कंडीशन में कार्य करता है। मतलब कि जब कोई लोड नहीं होता है तब यह नो लोड अवस्था में परिपथ को क्या करता है, ऑन या ऑफ करता है। सब स्टेशन पर आप लोग देखेंगे कुछ इस प्रकार का एक ऐसे लोहे का ऐसे कुछ रहता है, वहाँ पर जब इसको गिरा देते हैं तो क्या होता है, ऑफ हो जाता है, फिर ऑन कर देते हैं। मतलब कि देखिए आइसोलेटर क्या होता है, आइसोलेटर स्विच जो होता है, जैसे मान लीजिए सब स्टेशन पर कोई मेंटेनेंस का कार्य करना हो, ठीक है, मेंटेनेंस का कार्य जब सब स्टेशन पर करना हो तो आइसोलेटर स्विच को क्या कर देते हैं, नीचे मतलब कि ऑफ कर देते हैं। उसके बाद तो क्या करते हैं, मेंटेनेंस का कार्य करते हैं या रिपेयर का कार्य जो भी कार्य होता है वहाँ पर करते हैं, फिर आइसोलेटर स्विच को क्या कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। तो यही मतलब है, आइसोलेटर जो होता है सब स्टेशन पर क्या करता है, परिपथ को मतलब कि जो सर्किट होता है उसको खोलने व जोड़ने हैं तो हम आइसोलेटर स्विच का इस्तेमाल करते हैं। और ये हमेशा देखिए, ये ध्यान रखिएगा, यह नो लोड अवस्था में, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है, यह हमेशा नो लोड अवस्था में परिपथ को क्या करता है, ऑन या ऑफ करता है। ऑन लोड में क्या होता है, व्हेन करंट फ्लोइंग इन एन सर्किट। ऑन लोड में ऑन लोड क्या होता है, ऑन लोड में सर्किट में क्या होता है, व्हेन करंट फ्लोइंग इन ए सर्किट, मतलब सर्किट में करंट फ्लो होता रहता है। और ऑफ लोड का मतलब होता है कि व्हेन नो करंट इन सर्किट, जब सर्किट में कोई करंट नहीं होता है तो इसको ऑफ लोड बोलते हैं। ऑन लोड मतलब जो सर्किट में करंट फ्लो होता रहता है। तो देखिए आइसोलेटर का प्रयोग जो होता है हमेशा सुरक्षा के उद्देश्य से किया जाता है। कुछ आइसोलेटर जो होते हैं प्रयोग किए जाते हैं वो आपको दिखा देते हैं। आइसोलेटर का प्रयोग हमेशा सुरक्षा के उद्देश्य के लिए किया जाता है। आपको बता दिए, सब स्टेशन में जब भी मेंटेनेंस या कोई फॉल्ट वगैरह होता है तो आइसोलेटर स्विच की सहायता से क्या कर सकते हैं, परिपथ को ऑफ कर देते हैं। उसके बाद फिर मेंटेनेंस का कार्य करते हैं, फिर आइसोलेटर स्विच को ऑन कर देते हैं। यहाँ पर आइसोलेटर स्विच की बात करें तो 2-3 प्रकार के यहाँ पर आइसोलेटर स्विच हमने आपको दिखाया है। पहला देखिए, यहाँ पर आइसोलेटर स्विच जो है आपका, देखिए सिंगल ब्रेक आइसोलेटिंग स्विच है जो इसका सिंबल इस प्रकार से होता है, और डबल ब्रेक आइसोलेट स्विच होता है, कुछ इस प्रकार से इसका सिंबल होता है। और फिर होता है आपका ऑन लोड आइसोलेटर स्विच होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। तो ये 3 प्रकार के आइसोलेटर स्विच हमने आपको बताया। अब हम देखते हैं अगला इक्विपमेंट जो कि सब स्टेशन में प्रयोग होता है। अब आपका अगला इक्विपमेंट जो है वो है सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर आपने पढ़ा होगा, सर्किट ब्रेकर क्या होता है। सर्किट ब्रेकर देखिए एक ऐसा डिवाइस होता है जो परिपथ की सामान्य और प्रदोष स्थिति में परिपथ को खोल या बंद कर सकता है। कहने मतलब घरों में सर्किट ब्रेकर लगा होता है, आपने देखा होगा। सर्किट ब्रेकर क्या होता है, जब हमको आवश्यकता होती है तो भी हम क्या कर सकते हैं, सर्किट ब्रेकर जो होता है इलेक्ट्रिक सर्किट को मतलब कि या तो ओपन करता है तो क्लोज करता है। तो मतलब जब कोई फॉल्ट वगैरह होता है घरों में तो क्या करते हैं, हम सर्किट ब्रेकर को हाथ से भी मतलब कि ऑपरेट कर सकते हैं, मतलब कि बंद या चालू कर सकते हैं। और अगर कोई फॉल्ट वाली स्थिति आती है तो सर्किट ब्रेकर जो होता है उसको ओपन या क्लोज करता है, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसको ओपन या क्लोज करता है। इसके अलावा जो सब स्टेशन में इक्विपमेंट लगे होते हैं वो कुछ होते हैं जैसे प्रकार के फ्यूज और प्रोटेक्टिव रिले। अब आपके मन में ये होगा कि फ्यूज जो होता है, फ्यूज का मतलब घरों में तो आपने देखा होगा कि जो मतलब कि बोर्ड लगे होते हैं, इलेक्ट्रिक मतलब बोर्ड लगे होते हैं, वहाँ पर तो फ्यूज़ का प्रयोग किया जाता है सेफ्टी के लिए। लेकिन सब स्टेशन में फ्यूज़ का क्या कार्य होता है, तो देखिए जो फ्यूज़ होता है, ये जो आपका फ्यूज़ है वो फ्यूज होता है ट्रांसफार्मर, जो फ्यूज होता है ट्रांसफार्मर और जो ट्रांसमिशन लाइन होता है उसको ओवर करंट से होने वाले क्या जो लॉस होता है उससे रक्षा करता है। और जो होता है फ्यूज जो होता है सब स्टेशन में जो होता है हाई वोल्टेज सिरे की ओर लगाया जाता है। अब देखिए प्रोटेक्टिव रिले क्या होता है। प्रोटेक्टिव रिले का मतलब होता है कि रक्षी रिले, मतलब कि जो मतलब ऐसा रिले जो मतलब कि प्रोटेक्शन का कार्य करता है। तो जब का प्रोटेक्टिव रिले ही ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक फॉल्ट हो गया या फिर जैसे ओवरलोड हो गया, इन सब चीज़ों से क्या करता है, जो आपके सब स्टेशन में इक्विपमेंट लगे होते हैं उनसे रक्षा करता है। साथ ही ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए भी प्रोटेक्टिव रिले जो होता है उसका प्रयोग किया। ट्रांसफार्मर की रक्षा के लिए जो होता है आपका सर्किट ब्रेकर के साथ होता है रिले का प्रयोग किया जाता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जो सर्किट ब्रेकर होता है उसको रिले के साथ प्रयोग किया जाता है। सर्किट ब्रेकर के साथ क्या होता है, रिले का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोगों को पता हो गया प्रोटेक्टिव रिले जो होता है वो जो आपका इलेक्ट्रिक फॉल्ट हो गया या फिर ओवरलोड हो गया, इन सब चीज़ों से इक्विपमेंट की रक्षा के लिए प्रोटेक्टिव रिले का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए अगला इक्विपमेंट है आपका ट्रांसफार्मर। तो सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर तो लगा ही होता है। ट्रांसफार्मर देखिए उच्च वोल्टता के लिए मतलब कि हाई वोल्टेज के लिए स्टेप अप और पावर ट्रांसफार्मर तथा वितरण सब स्टेशन पर वोल्टेज को कम करने के लिए स्टेप डाउन पावर ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। मतलब वोल्टेज को स्टेप अप करने के लिए पावर ट्रांसफार्मर स्टेप अप और स्टेप डाउन वोल्टेज को कम करने के लिए स्टेप डाउन पावर ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। अब जो अगला इक्विपमेंट है आपका करंट ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर मतलब कि सब स्टेशन जो होता है वहाँ पर करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग क्यों करते हैं वो देखिए जो करंट ट्रांसफार्मर होता है वो आपका क्या होता है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। अब देखिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है वोल्टेज को स्टेप अप करता है।
अब करंट ट्रांसफार्मर जो होता है ये आपका क्या है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। इसका प्रयोग सूचक तथा मापन उपयंत्र जैसे कि अमीटर हो गया, वाट मीटर हो गया, ऊर्जा मीटर हो गया, इसकी धारा कुंडली को सप्लाई प्रदान की जाती है। क्योंकि देखिए जो अमीटर, वाट मीटर, ऊर्जा मीटर होते हैं, इनको क्या करता है, इनकी कुंडली को सप्लाई प्रदान करते हैं करंट ट्रांसफार्मर के द्वारा। और जो आपका करंट ट्रांसफार्मर होता है इसके प्राइमरी वाइंडिंग में कम फेरे होते हैं तथा सेकेंडरी में जो होते हैं, जैसे प्राइमरी वाइंडिंग हो गया तो इसमें क्या होते हैं, कम फेरे होते हैं, और जो आपका सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया इसमें अधिक फेरे होते हैं। जैसे कि अगर करंट ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में 100 एम्पियर करंट है तो सेकेंडरी में 5 एम्पियर की धारा प्राप्त होगी। कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये आपका क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग में अधिक फेरे होते हैं। अगर प्राइमरी वाइंडिंग में क्या है 100 एम्पियर करंट है तो सेकेंडरी वाइंडिंग में 5 एम्पियर की धारा प्रदान होगी। क्यों, सेकेंडरी वाइंडिंग, सेकेंडरी साइड मतलब करंट की धारा, करंट का मान कम हो जाता है, इसीलिए जो होता है एमीटर, ऊर्जा मीटर की धारा कुंडली को सप्लाई प्रदान करते हैं। क्योंकि जो एमीटर हो गया, वाट मीटर हो गया, ऊर्जा मीटर हो गया, इन सबको कम 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 एम्पियर की करंट की आवश्यकता होती है, इसलिए इसके सेकेंडरी वाइंडिंग जो होता है अधिक फेरे होते हैं। और एक अगर जैसे बताया ना हमने आपको, यहाँ पर 100 एम्पियर करंट है तो इस साइड क्या मिलेगा आपको, 5 एम्पियर करंट मिलेगा। और 5 एम्पियर करंट मतलब करंट का मान कम हो जाएगा, इसलिए तो करंट मान कम हो जाएगा, इसलिए क्या कर सकते हैं, इसकी जो पावर सप्लाई है उसको हम ऊर्जा मीटर हो गया, वाट मीटर हो गया, एमीटर हो गया दे सकते हैं। अब इसमें देखिए जो आपका अगला इक्विपमेंट है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। देखिए यहाँ पर हम जो कंटेंट आपको दिखा रहे हैं ये आप एग्जाम में अच्छे से लिख सकते हैं। अगर जिसमें कंटेंट कम है वहाँ पर हम बता दे रहे हैं तो आप लोग उसको ध्यान से सुन लीजिए, तब भी लिख सकते हैं। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर मतलब विभव परिणामित्र। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर देखिए क्या होता है, सूचक या फिर मापन उपयंत्रों की वोल्टेज कॉइल की सप्लाई प्रदान करने के लिए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। देखिए हमने आपको बताया अभी कि जो आपका सब स्टेशन होता है वहाँ पर मीटरिंग का भी कार्य होता है। तो मीटरिंग जैसे कार्य के लिए वहाँ पर कम पावर सप्लाई की, मतलब कि ज़्यादा एम्पीयर की करंट की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए वहाँ पर हम करंट ट्रांसफार्मर हो गया, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हो गया, इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए अगला है आपका लाइटनिंग अरेस्टर इक्विपमेंट। अब ये देख लेते हैं कि लाइटनिंग अरेस्टर इक्विपमेंट क्या होता है। मतलब जैसे देखिए जब आकाश वगैरह में मतलब कि जब मतलब बिजली का मतलब लाइटनिंग अरेस्टर मतलब होता है तड़ित आघात, तो तड़ित से सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर जैसे इक्विपमेंट का प्रयोग करते हैं, ताकि मतलब कि आकाशीय बिजली से बचने के लिए लाइटनिंग अरेस्टर का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए एक और इक्विपमेंट है जो है आपका फायर लाइटनिंग इक्विपमेंट। फायर लाइटनिंग इक्विपमेंट क्या होता है, यह जो होता है कि मतलब कि जैसे आकाशीय बिजली में कभी कभी क्या होता है, आग लग जाती है, तो अग्नि से बचाव के लिए यहाँ पर जो देखिए फायर लाइटिंग इक्विपमेंट होता है वो अग्नि से बचाव के लिए अग्निशामक यंत्र की व्यवस्था किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए जो है आपका अगला इक्विपमेंट है, वो अगला इक्विपमेंट देखिए आपका है एक्यूमुलेटर और बैटरीज। तो इमरजेंसी में अगर कभी कभी क्या होता है, सब स्टेशन पर क्या होता है कि लाइट वगैरह मतलब कोई फॉल्ट हो जाता है, तो वहाँ पर इमरजेंसी में लाइटिंग के लिए मतलब लाइट को जलाने के लिए हम सीसा संचायक बैटरी का प्रयोग करते हैं। और अगला है आपका इक्विपमेंट जो होगा पैनल बोर्ड। पैनल बोर्ड क्या होता है, इस प्रकार का सब स्टेशन पर जाएंगे इस प्रकार के पैनल बोर्ड आपको देखने को मिल जाएंगे। इस पैनल बोर्ड पर क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे करके उपकरण लगे होते हैं। तो पैनल बोर्ड जो होता है उस पर क्या होता है, अमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, एनर्जी मीटर, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, लगी होती हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे उपकरण हैं जो कि मतलब कि सब स्टेशन पर लगे होते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछता है कि मतलब सब स्टेशन पर कौन कौन से उपकरण लगे होते हैं तो उनका फंक्शन क्या है, तो उसमें आपको 7-8 उपकरण उनके फंक्शन को दिखा देना है। अब अगला टॉपिक देखते हैं। जो अगला टॉपिक है आपका वो है बैटरी एंड दियर मेंटेनेंस। ये जो टॉपिक है एग्जाम में लगभग हर बार पूछा जाता है 5 नंबर में कि बैटरी क्या है एवं उसका अनुरक्षण बताइए। तो इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से आपको समझा देंगे ताकि एग्जाम में जब आएगा ये तो आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए टॉपिक है आपका बैटरी एंड दियर मेंटेनेंस। आपने 12th में पढ़ा होगा कि बैटरी क्या होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर बैटरी की बात की जा रही है, ये बैटरी जो होता है सब स्टेशन में प्रयोग होता है। तो अभी हमने आपको पहले बता दिया कि जो आपको सब स्टेशन के इक्विपमेंट जब आपको बता रहे थे वहाँ हमने बताया था कि बैटरी का भी उपयोग सब स्टेशन में किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर वही लिखे हमने कि जो इलेक्ट्रिक सब स्टेशन होता है वहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्रोटेक्टिव गियर हो गया, स्विच हो गया, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, लगी होती है। और इन्हीं प्रोटेक्टिव गियर और स्विच के ऑपरेशन तथा इमरजेंसी लाइटिंग के लिए लेड एसी बैटरी का प्रयोग किया जाता है। ये आपको याद रखना है, सब स्टेशन में कौन सी बैटरी का प्रयोग किया जाता है, उसका नाम है लेड एसिड बैटरी। वैसे बैटरीज तो कई प्रकार की होती हैं, लेकिन जो सब स्टेशन में बैटरी का प्रयोग किया जाता है वो लेड एसिड बैटरी है। और सब स्टेशन में बैटरी का प्रयोग क्यों किया जाता है, इमरजेंसी लाइटिंग में। मान लीजिए कि सब स्टेशन में ऐसा कोई दिक्कत आ जाता है कि वहाँ पर बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है, मतलब किसी प्रकार की मतलब कोई फॉल्ट वगैरह हो जाता है, तो वहाँ पर इमरजेंसी में लाइटिंग के लिए हम क्या करते हैं,
बैटरी का प्रयोग करते हैं, या फिर प्रोटेक्टिव गियर हो गया, स्विच हो गया, तो इन सब के ऑपरेशन के लिए भी हम क्या करते हैं, बैटरी का प्रयोग करते हैं। तो अब आपको हम लेड एसिड बैटरी किस प्रकार से दिखता है उसका इमेज दिखाकर उसके बारे में कुछ बता देते हैं, ताकि आपको याद रहे कि लेड एसिड बैटरी होता क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम आपको लेड एसिड बैटरी दिखाए हैं। जो आपको स्नैपशॉट यहाँ पर दिख रहा है वो लेड एसिड बैटरी का है। देखिए बेसिकली बैटरी होता क्या है, बैटरी देखिए एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जब भी आप लोग बैटरी देखे होंगे, देखिए जब भी आप लोग बैटरी देखेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कुछ इस प्रकार से क्या लगे होते हैं, दो सेल लगे होते हैं, कुछ इस प्रकार से दो सेल लगे होते हैं। और नीचे क्या होता है, इस यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट में दोनों सेल जो होते हैं वो सेल क्या होते हैं, सेल प्लेट होती है। इलेक्ट्रो मतलब ये प्लेट होती है दो, और ये इलेक्ट्रोलाइट में डूबे रहते हैं। तो बैटरी आपका क्या है, एक ऐसी डिवाइस होती है जो दो या दो से अधिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से मिलाकर बनी होती है। और ये जो बैटरी है हमेशा हमको क्या देती है, डीसी सप्लाई देती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो फिगर में हमने आपको लेड एसिड बैटरी का डायग्राम दिखाया है, लेड एसिड बैटरी में देख लीजिए यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और इसके साथ क्या होता है, डिस्टिल्ड वाटर होता है। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डिस्टिल्ड वाटर होता है। ये क्या होता है, विद्युत अपघट्य का कार्य करते हैं। साथ ही एक कंटेनर होता है जिसमें पूरा मतलब कि इसके अंदर वाला जो सेल हो गया और फिर जो विद्युत अपघट्य हो गया पूरा कंटेनर में रहता है। और यहाँ पर देख सकते हैं नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। और यहाँ पर क्या है, लेड ऑक्साइड है। तो ये कुछ इस प्रकार से होता है, मतलब कि जो आपका लेड एसिड बैटरी होता है कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें जो होता है विद्युत अपघट्य के रूप में क्या होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और डिस्टिल्ड वाटर का प्रयोग किया जाता है। और ये जो प्लेटें होती हैं यहाँ पर, जो आपको लेड ऑक्साइड की प्लेटें दिख रही हैं, ये प्लेटें जो होती हैं विद्युत अपघट्य में डूबी रहती हैं। और ये पूरा जो सिस्टम होता है एक कंटेनर में रहता है। साथ ही इसमें जो निगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल लगी होती है। और आपको एक बात बता दें, जो आप बैटरी हमेशा जब देखते होंगे, जो बैटरी ऐसे रहती है, यहाँ पर क्या होता है, दो ऐसे प्लेट रहता है। एक मिनट, ये आपका क्या होगा, ये बैटरी हो गया। यहाँ पर ऐसे दो प्लेट रहती है। यहाँ पर प्लेट के साथ आप लोग यहाँ पर एक छोटा सा बिंदु टाइप का देखते होंगे, इसका नाम होता है वेंट्स। ये गैस वेंट्स इसे बोला जाता है। इसका भी बैटरी में बहुत यूजफुल कार्य होता है, इसलिए इसको लगाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमने बैटरी को डिफाइन किया है, तो पहले ही बता दिया बैटरी होता क्या है। बैटरी देखिए एक ऐसी डिवाइस होती है जो दो या दो से अधिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से मिलाकर बना होता है। बैटरी हमको हमेशा डीसी सप्लाई देती है, लेकिन अगर हमको बैटरी से प्राप्त डीसी सप्लाई को एसी में बदलना हो तो हम इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। और देखिए जो आपका फार एसी वी यूज इन्वर्टर, जो आपका लेड एसिड बैटरी होता है, इसका प्रयोग हम इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री हो गया या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया, सभी जगह क्या होता है, लेड एसिड बैटरी का ही प्रयोग होता है। और आपको बता दें, जो आपको आपके घरों में जो इन्वर्टर पर जो बैटरी प्रयोग होता है वो भी लेड एसिड बैटरी होता है। लेड एसिड बैटरी जो होता है बहुत ही अच्छा होता है, इसके कई एडवांटेज है, इसलिए लेड एसिड बैटरी का ही प्रयोग किया जाता है। साथ ही जो गाड़ी वगैरह में, जो कार्स वगैरह में जो बैटरी लगी होती है वो भी लेड एसिड बैटरी ही होता है। तो आप लोगों को पता ही माइंड में आ गया होगा कि जो सब स्टेशन में बैटरी लगी होती है वो लेड एसिड बैटरी होती है। साथ ही अगर आपको समझ में आ गया है लेड एसिड बैटरी क्या होती है, तो आप इसका मेंटेनेंस को आसानी से लिख सकते हैं। क्योंकि घरों में क्या होता है, इन्वर्टर पर जो बैटरी लगी होती है, लेड एसिड बैटरी होती है, उसके मेंटेनेंस के लिए आप लोग कुछ ना कुछ जरूर करते होंगे। सबसे कॉमन चीज़ है उसका मतलब कि वाटरिंग, मतलब लेड एसिड बैटरी में समय समय पर पानी डाला जाता है। ये पहला स्टेप होता है बैटरी का मेंटेनेंस का। तो अब हम देख लेते हैं मेंटेनेंस आप लेड एसिड बैटरी, क्योंकि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा बैटरी के साथ साथ पूछेगा कि बैटरी का मेंटेनेंस कैसे करते हैं, वो पूछेगा। तो अब देख लेते हैं मेंटेनेंस ऑफ लेड एसिड बैटरीज। देखिए मेंटेनेंस ऑफ लेड एसिड बैटरी कहने का मतलब है जो लेड एसिड बैटरी होता है उसका अनुरक्षण किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट पे ही हम लिख दिए यहाँ पर कि लेड एसिड बैटरी को पानी देना मतलब वाटरिंग करना उसका एक रिक्वायरमेंट मेंटेनेंस स्टेप है। तो अगर आपको इसमें बताएं कि क्या लेड एसिड बैटरी का मेंटेनेंस जरूरी होता है, तो यहाँ पर आपको बता दें लेड एसिड बैटरी का मेंटेनेंस जरूरी होता है। यह आपके बैटरी अगर मेंटेनेंस करते हैं तो यह आपके बैटरी को सेफ रखता है, साथ ही इसकी ड्यूरेबिलिटी मतलब जो टाइम है उसका मतलब जीवन काल है इसका बढ़ जाता है। अगर हम क्या करते हैं, कोई लेड एसिड बैटरी या कोई भी बैटरी हो अगर उसका मेंटेनेंस नहीं करते हैं तो इसमें क्या होता है, सीरियस डैमेज हो सकता है। लेकिन हमको ये ज़्यादा जानना जरूरी होता है कि हमको बैटरी की वाटरिंग करना कब है, ये जानना आवश्यक होता है। ठीक है, तो जब आप लोग बैटरी परचेज करते हैं तो वहाँ पर मतलब कि उसमें एक बुक मिलता है, उसमें लिखा गया होता है वाटरिंग वगैरह कब करना है। तो मेंटेनेंस का सबसे पहली बात यही जानी, मेंटेनेंस का पहला स्टेप है बैटरी को पानी देना। और बैटरी को पानी क्यों दिया जाता है ये आपको अंत में हम बताएंगे। अब देखिए दूसरा पॉइंट है यहाँ पर सेल के टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब जैसे यहाँ पर बैटरी होती है, जो यहाँ पर जो टर्मिनल्स लगे होते हैं उसको हमेशा क्या करना चाहिए, साफ और स्वच्छ होना चाहिए। फिर देखिए इसमें तीसरा पॉइंट है आपका बैटरी के मेंटेनेंस। तीसरा पॉइंट है बैटरी को हमेशा के अंदर अधिक आवेशित नहीं करना चाहिए। आप लोग देखे होंगे जब बैटरी कोई भी मोबाइल की बैटरी हो या कोई भी बैटरी हो, अगर यहाँ पर लेड एसिड बैटरी की बात हो रही है तो लेड एसिड बैटरी को अगर हम जैसे एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, यहाँ पर आवेशित का मतलब है कि चार्ज करना, तो अगर हम एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है बढ़ जाता है। लेकिन जो लेड एसिड बैटरी होता है उसका जो उसका टेम्परेचर होता है एक निश्चित टेम्परेचर तक उसे रखना चाहिए। मतलब इसका जो टेम्परेचर होता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर आप एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं मतलब अधिक आवेशित करते हैं तो इसका जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाता है, जो कि बैटरी की लाइफ के लिए क्या है बहुत ही अच्छा नहीं है। इसलिए बैटरी को कभी भी अधिक आवेशित नहीं करना चाहिए।
अब देखिए इसमें देखिए अगला पॉइंट है कि नए सेल को आवेशित करने से पहले उसकी प्लेट को इलेक्ट्रोलाइट में 24 घंटे तक डुबोए रहना चाहिए। इसका मतलब है जब भी मतलब कि फर्स्ट टाइम जब बैटरी को बनाया जाता है, जैसे कि मान लीजिए ये बैटरी है आपका, जब फर्स्ट टाइम इसको बनाया जाता है, जो वहाँ पर जो प्लेट होती है, आपको हम बताया था ना, लेड ऑक्साइड की प्लेटें होती हैं कुछ इस प्रकार से ऐसे करके कुछ प्लेटें होती हैं। उन प्लेटों को क्या करना चाहिए, 24 घंटे तक यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसमें 24 घंटे तक डुबोए रहना चाहिए। और साथ ही जब फर्स्ट टाइम इसको चार्ज करना चाहिए तो धीरे धीरे कम करंट देकर चार्ज करना चाहिए, न कि इसको बूस्टिंग चार्जिंग करना चाहिए। आप लोग आगे पढ़ेंगे चार्जिंग भी कई प्रकार की होती है, एक होता है धीरे धीरे करंट देकर चार्ज करना, फिर एक होता है बूस्टिंग चार्ज होता है। इसी प्रकार से 2-3 चार्जिंग होती है। तो जब भी नया बैटरी बनाया जाता है तो उसकी प्लेट को कम से कम 24 घंटे तक उसको डुबोए रहना चाहिए। और जब फर्स्ट टाइम चार्ज करना चाहिए तो मतलब कि कम करंट देकर चार्ज करना चाहिए। अब देखिए इसमें हम अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि बैटरी को चार्ज करते समय आसपास खुली आग नहीं रखना चाहिए। अगर बैटरी है, बैटरी को अगर चार्ज पे हम चार्जिंग कर रहे हैं तो उसको कभी भी मतलब कि खुली आग, मतलब कि ऐसे मतलब कि जलनशील पदार्थ के आसपास नहीं रखना चाहिए। अब देखिए इसमें अगला पॉइंट है आपका, अगर बैटरी उपयोग में ना हो तो उसे आवेशित करके रखना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है, बैटरी क्या होता है, बैटरी अगर आप यूज़ में नहीं ला रहे हैं तो बैटरी अगर यूज़ में नहीं ला रहे हैं तो आप उसे वैसे रख देते हैं बिना चार्जिंग के। तो फिर जब आप दोबारा चार्ज करते हैं, नॉर्मल चार्ज दोबारा करते हैं, तो बैटरी क्या होता है, दोबारा चार्ज नहीं होता है। उसके लिए हमें क्या होता है, बूस्टिंग चार्ज का उपयोग करना पड़ता है, मतलब कि अधिक करंट देकर एक चार्ज करना होता है। तो अगर बैटरी उपयोग में नहीं है तो उसको हमेशा आवेशित रखना चाहिए। और ये पॉइंट आपको हम बता दिए हैं कि बैटरी का ताप जो होना चाहिए हमेशा 40 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। और फिर यहाँ पर देखिए आपको बताया कि बैटरी की वाटरिंग, मतलब कि बैटरी को पानी देना चाहिए जब मतलब एक निश्चित समय पर। देखिए पानी देने के लिए नॉर्मल पानी का उपयोग नहीं किया जाता है, यहाँ पर शुद्ध अशुद्ध जिसे हम डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं उस जल का प्रयोग करना चाहिए। तभी तो ऐसा आप लोग देखे होंगे बैटरी में पानी डालने के लिए मार्केट से एक प्रकार का पानी डालने के लिए मार्केट से लाया जाता है, तो क्या होता है, डिस्टिल्ड वाटर होता है। अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है सेल में इलेक्ट्रोलाइट, जो मतलब कि जैसे यहाँ पर जैसे मान लीजिए सेल हो गया, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, देखिए सेल में जो आपका लेड एसिड बैटरी होता है उसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम सल्फ्यूरिक एसिड होता है और डिस्टिल्ड वाटर होता है। सल्फ्यूरिक एसिड और डिस्टिल्ड वाटर होता है। तो सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व, यहाँ पर आपेक्षिक घनत्व की बात कर रहा है, तो जो आपेक्षिक घनत्व होना चाहिए वो 1.3 से कम नहीं होना चाहिए। ये एक वैल्यू है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि जो सेल में इलेक्ट्रोलाइट होता है, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड और डिस्टिल्ड वाटर का जो मिक्सिंग होता है, उसका जो आपेक्षिक घनत्व है वो 1.83 से कम नहीं होना चाहिए। तो अगर आप एग्जाम में इतने पॉइंट लिख देते हैं तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। साथ ही अगर बैटरी का चित्र बनाकर उसके बारे में थोड़ा बता देते हैं तो भी नंबर मिल जाएगा आपको। तो पूरे यहाँ पर आपको पूरे 9 पॉइंट बताया, आप लोग यहाँ पर जो बताएं इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे। अब अगला टॉपिक देखते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है ऑपरेशन ऑफ स्मॉल सबस्टेशन, मतलब कि एक स्मॉल सबस्टेशन का ऑपरेशन किस प्रकार किया जाता है ये पढ़ना है। तो देखिए सबस्टेशन आप लोगों को बता चुके हैं कि सबस्टेशन जो होता है, जो कंज्यूमर होते हैं उनको पावर, मतलब कि पावर को सप्लाई करने के लिए सबस्टेशन का ऑपरेशन भी बहुत ही आवश्यक होता है। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हमने कि उपभोक्ताओं को विद्युत शक्ति प्रदान करने के लिए सबस्टेशन का प्रचालन किया जाता है। प्रचालन का मतलब है कि ऑपरेशन। तो सबस्टेशन का प्रचालन इसलिए किया जाता है ताकि जो कंज्यूमर है उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रदान किया जा सके। अब देखिए यहाँ पर कि किसी विद्युत सबस्टेशन से संयोजित फीडर के आवृतन एवं विवृतन कार्य को संपन्न करने को सबस्टेशन का प्रचालन कहते हैं। अब यहाँ पर जो कि वर्ड है आवृतन एवं विवृतन कार्य को, कहने का मतलब है सबस्टेशन, देखिए जैसे यहाँ पर कह रहा है किसी विद्युत सबस्टेशन से संयोजित फीडर के आवृतन एवं विवृतन कार्य को, कहने का मतलब जो सबस्टेशन होता है, मान लीजिए सबस्टेशन है, उसके बाद क्या लगा होता है, फीडर होता है। फीडर को क्या करते हैं, आवृतन एवं विवृतन, मतलब फीडर को मतलब कि चलाने के लिए फिर चलाने या बंद करने के लिए, तो मतलब सबस्टेशन को ऑपरेट करने के लिए कई प्रकार के कार्य होते हैं। उसी को यहाँ पर बोला गया है आवृतन एवं विवृतन कार्य को संपन्न करने को क्या बोलते हैं, सबस्टेशन का प्रचालन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सबस्टेशन प्रचालन कार्य सिस्टम डिजाइन के अनुसार ही संपन्न किया जाता है। सबस्टेशन का प्रचालन जो होता है एक जटिल कार्य है, इसलिए इसके ग्रिड के नियंत्रण हेतु अलग से अधिकारी एवं स्टाफ नियुक्त किए जाते हैं। सबस्टेशन का प्रचालन जो होता है सिस्टम डिजाइन के अनुसार किया जाता है। कहने में सबस्टेशन जो होता है उसका प्रचालन का जो ऑपरेशन करने का वर्क कार्य है वो सिस्टम डिजाइन मतलब एक सीक्वेंस में किया जाता है। और सबस्टेशन प्रचालन का कार्य एक जटिल कार्य होता है, इसलिए इसमें क्या होते हैं, जो ग्रिड लगे होते हैं, ग्रिड के कंट्रोलिंग हेतु अलग से अधिकारी और स्टाफ नियुक्त किए जाते हैं। वो जैसे कि कई प्रकार के व्यक्ति होते हैं, उनमें मतलब कि सबका स्किल अलग अलग होता है सबस्टेशन में, तो उस प्रकार से अधिकारी एवं स्टाफ नियुक्त किए जाते हैं ताकि सबस्टेशन का ऑपरेशन जो है आसानी से किया जा सके।
फिर देखिए इसमें सब स्टेशन का परिचालन सिस्टम के डिजाइन के अनुसार किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि लेकिन किसी भी फीडर में दोष उत्पन्न हो जाने पर यह आवश्यक हो जाता है कि दोषयुक्त फीडर को सिस्टम से ब्रेक कर दिया जाए। कहने का मतलब है कि जो मतलब कि आपका फीडर होता है, फीडर से ही क्या करते हैं, कंज्यूमर को पावर सप्लाई दिया जाता है, जैसे फीडर हो गया। अगर किसी भी आप आगे पढ़ेंगे फीडर क्या होता है, जब किसी भी फीडर में अगर फॉल्ट वगैरह उत्पन्न हो जाता है तो हमको क्या रिक्वायरमेंट होती है, हमको रिक्वायरमेंट जो यहाँ पर मान लीजिए कि ये वाला फीडर, जैसे कि ये फीडर का ये वाला पार्ट जो है क्या हो गया, फॉल्ट हो गया है इसमें, तो इस फीडर को क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, सिस्टम से ब्रेक कर देंगे, ताकि जो अन्य दो फीडर है या फिर जैसे कि ताकि जो यहाँ पर अन्य दो फीडर हैं इससे क्या हो, सप्लाई दिया जा सके। तो फीडर के लिए बस बार सिस्टम का प्रयोग करते हैं। तो बस बार सिस्टम हम आगे पढ़ेंगे, बस यही यहाँ पर जान लीजिए कि किसी भी फीडर में अगर फॉल्ट उत्पन्न हो जाता है, फीडर कई प्रकार के होते हैं, तो अगर उसको जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि एक फीडर में जैसे फॉल्ट उत्पन्न हो जाता है तो उसको वहाँ पर उस फीडर को मेंटेनेंस पर लगा देते हैं, उसके बाद अगले फीडर से पावर सप्लाई कंटिन्यू करते हैं। तो वही यहाँ पर कहा रहा है कि किसी भी फीडर में अगर फॉल्ट उत्पन्न हो जाता है तो यह आवश्यक हो जाता है कि दोषयुक्त फीडर, मतलब जो इसमें फॉल्ट हुआ है फीडर में, उसको सिस्टम से ब्रेक कर दें ताकि किसी अन्य फीडर्स के द्वारा विद्युत प्रेषित किया जाए। फिर देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक सब स्टेशन जो होता है, सब स्टेशन का ऑपरेशन जो है 3 स्टेप में क्रम से पूरा किया जाता है। सबसे पहले क्या है कि पूर्व निर्धारित समय पर अथवा दोषयुक्त होने पर फीडर का वियोजन करने हेतु क्या करते हैं, मतलब पूर्व निर्धारित समय पर अथवा दोषयुक्त फीडर, मतलब अगर किसी फीडर में कोई फॉल्ट उत्पन्न हो जाता है तो उसको ब्रेक करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करते हैं, उसके बाद सर्किट ब्रेकर के दोनों ओर के आइसोलेटर को क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट है कि पूर्व निर्धारित समय पर अथवा दोषयुक्त प्रदायक जो फीडर है उसको दोष मुक्ति, मतलब जब दोष मुक्ति के बाद, मतलब फॉल्ट हो गया उसके बाद सब कुछ सही करने के बाद उसके योजना सर्किट ब्रेकर को ऑन करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, आइसोलेटर को ऑन कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार से एक सब स्टेशन का ऑपरेशन किया जाता है। बस आपको यहाँ पर यही ध्यान रखना है, सब स्टेशन का ऑपरेशन के लिए क्या होता है, फीडर में अगर कोई फॉल्ट उत्पन्न हो जाता है तो उसको क्या करना है, सिस्टम से ब्रेक कर देना है ताकि किसी अन्य फीडर से सप्लाई कंटिन्यूअस रखा जा सके। फिर इसके सब स्टेशन का ऑपरेशन 3 स्टेप में क्रम से पूरा किया जाता है। फॉल्ट उत्पन्न होने पर सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, सर्किट ब्रेकर के दोनों ओर जो आइसोलेटर लगा होता है उसको आइसोलेट करते हैं। उसके बाद जब फॉल्ट, मतलब कि फॉल्ट को सही कर लेते हैं, जो भी इशू वगैरह रहता है सही को सही करने के बाद सर्किट ब्रेकर को ऑन करते हैं, इसके बाद आइसोलेटर को ऑन करते हैं। तो आपका अब ये टॉपिक जो है समाप्त होता है। इतना ही आपको एग्जाम में भी लिखना है, स्क्रीनशॉट ले सर। रिएक्टर का मतलब होता है कि प्रतिघातक। देखिए सब स्टेशन में रिएक्टर का क्या अर्थ होता है, रिएक्टर का मतलब क्या वर्क होता है, इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में देखेंगे। थोड़ा सा लंबा ये मतलब कि टॉपिक है समझने के लिए, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे लेकिन अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए हम जानते हैं जब किसी सिस्टम में क्या होता है, जब फॉल्ट उत्पन्न होता है तो क्या होता है, उस सिस्टम में बहुत अधिक धारा प्रवाहित होती है। इसको आप पहले चैप्टर में पढ़ चुके होंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी सिस्टम है, अगर उसमें फॉल्ट वगैरह होता है तो इस फॉल्ट की स्थिति में फॉल्ट करंट का मान जो होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है, मतलब कि धारा का मान जो है बढ़ जाता है। अब क्या होता है, देखिए जब फॉल्ट का मान बढ़ जाता है, फॉल्ट करंट का मान बढ़ जाता है, तो यही प्रक्रिया जब किसी सब स्टेशन में होता है, मतलब कि मान लीजिए अगर सब स्टेशन में फॉल्ट होता है तो उसमें भी धारा का मान बढ़ जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल बात है कि अगर यह प्रक्रिया सब स्टेशन में होता है तो वहाँ भी धारा का मान बढ़ जाएगा। लेकिन देखिए इस बढ़ी हुई धारा को कंट्रोल कौन करता है, इस बढ़ी हुई धारा को कंट्रोल करने के लिए सब स्टेशन में सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है। अब देखिए सब स्टेशन में सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है, फिर यहाँ पर देखिए कराएं, अगर सब स्टेशन में लगे रिएक्टेंस का मान कम होता है, जो सब स्टेशन में रिएक्टेंस लगा होता है अगर उसका मान जो होता है कम होता है, अगर इसका मान जो होता है कम होता है तो फॉल्ट करंट का मान बढ़ जाता है। अगर रिएक्टेंस का मान कम होता है तो फॉल्ट करंट का मान बढ़ जाता है, और इसे कंट्रोल करने के लिए अधिक रेटिंग के सर्किट ब्रेकर की आवश्यकता होती है। बात को समझिए यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए आपका क्या सब स्टेशन है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है फॉल्ट जो है यहाँ पर उत्पन्न होता है। फॉल्ट उत्पन्न होने पर करंट का मान बढ़ जाता है, और अगर करंट का मान बढ़ जाता है तो उसको इस बढ़ी हुई धारा को कंट्रोल करने के लिए हम सर्किट ब्रेकर का प्रयोग करते हैं। सर्किट ब्रेकर कंट्रोल करता है इस बड़ी धारा को। लेकिन अगर जो सब स्टेशन में रिएक्टेंस लगा है उसका मान कम है तो जितना भी बढ़ी हुई धारा है, मतलब कि जितना भी फॉल्ट करंट का मान है
उसे कंट्रोल करने के लिए हमें अधिक रेटिंग के सर्किट ब्रेकर की आवश्यकता होगी, क्योंकि रिएक्टेंस का मान तो कम है, वो तो करंट को कम नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ज़्यादा रेटिंग के सर्किट ब्रेकर की आवश्यकता होगी। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इस शॉर्ट सर्किट करंट को रोकने के लिए, ताकि सर्किट ब्रेकर जो है इस बढ़ी हुई धारा को सहन कर सके, एक अलग से रिएक्टेंस की आवश्यकता होती है। रिएक्टेंस देखिए कुछ इस टाइप से दिखता है। तो जो शॉर्ट मतलब कि फॉल्ट के दौरान जो बढ़ी हुई धारा होती है, उसको करंट उसको मतलब सहन करने के लिए एक अलग से रिएक्टेंस की आवश्यकता होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिघातक कहते हैं। इसी को बोलते हैं रिएक्टर। अब रिएक्टर के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। यही चीज़ आपको एग्जाम में लिखना है। बाकी ये यहाँ तक जो ये सब बताया आपको, ये सब हम समझने के लिए बताए हैं। तो फिर से एक बार बहुत ही कम शब्दों में समझा देते हैं। जैसे जब सब स्टेशन में कोई फॉल्ट होता है तो फॉल्ट करंट का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो उसे कंट्रोल करने के लिए हम सर्किट ब्रेकर का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर जो सब स्टेशन है वहाँ पर लगे रिएक्टेंस का मान कम होता है, तो पूरा करंट जो मतलब कि ज़्यादा जो फॉल्ट करंट का मान बढ़ा हुआ करंट है, उसे कंट्रोल करने के लिए हमें अधिक रेटिंग के सर्किट ब्रेकर की आवश्यकता होती है। तो इस शॉर्ट सर्किट जो करंट होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, ताकि सर्किट ब्रेकर उस बढ़ी हुई धारा को सहन कर सके, एक अलग से रिएक्टेंस की आवश्यकता होती है, जिसे क्या करते हैं, प्रतिघातक कहते हैं। अब प्रतिघातक के बारे में कुछ सामान्य जो पॉइंट है उसको आपको दिखा देते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर नोट किया है हमने। देखिए जो प्रतिघातक होता है, कुछ टर्न का एक कॉइल होता है। पहले बता दिए कि प्रतिघातक जो होता है कुछ टर्न्स का क्या होता है, एक कॉइल होता है। इसका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है बहुत ज़्यादा होता है, और ओमिक रेजिस्टेंस जो होता है वो कम होता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है ज़्यादा होता है, ओमिक रिएक्टेंस जो होता है कम होता है, और इसको हमेशा मोटे तारों से बनाया जाता है। एक्चुअली रिएक्टर करता क्या है, ये बिल्कुल शॉर्ट वर्ड में जान जाइए। रिएक्टर जो होता है करंट को क्या करता है, लिमिट करता है। कब, जब फॉल्ट का कंडीशन होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि रिएक्टर जो होता है सर्किट ब्रेकर की तरह टिप नहीं करता है, जबकि यह फॉल्ट करंट को लिमिट करता है। अब देखिए उच्च प्रेरित प्रतिघात वाली कुंडलियों को रिएक्टर कहते हैं। उच्च प्रेरित प्रतिघात मतलब हाई इंडक्टिव रिएक्टेंस, मतलब कि इंडक्टिव रिएक्टेंस जो मतलब कि ऐसी कुंडली जिसका इंडक्टिव रिएक्टेंस हाई हो, उस प्रकार की कुंडली को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टर बोलते हैं। अब देखिए सिस्टम में क्या है, रिएक्टर होना चाहिए ताकि उपकरण की सुरक्षा की जा सके। अब देखिए इसमें अगला पॉइंट है, रिएक्टर को प्रायः बस बार, जनित्र, फीडर के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, इसलिए इन्हें क्रमशः जनित्र रिएक्टर, बस बार रिएक्टर तथा फीडर रिएक्टर कहते हैं। ये आप आगे पढ़ेंगे बिल्कुल डायग्राम के साथ कि जनित्र रिएक्टर क्या होता है, बस बार रिएक्टर और फीडर रिएक्टर क्या होता है। अगला पॉइंट है इसमें, रिएक्टर का जो मुख्य कार्य है सिस्टम में फॉल्ट के कारण बढ़ने वाली शॉर्ट सर्किट धारा को सीमित करना है। पहले बता चुके हैं आपको कि रिएक्टर जो होता है फॉल्ट करंट को क्या करता है, लिमिट करता है, ताकि सिस्टम में तथा सिस्टम में लगा मशीन, उपकरण आदि जो है फॉल्ट के समय सुरक्षित रहें, और सिस्टम में कम रेटिंग के उपकरणों का प्रयोग करके कीमत में बचत की जा सके। कहने मतलब अगर जो देखिए जो आपका रिएक्टर होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर रिएक्टर है और इसके बाद क्या लगा है आपका सीबी, मतलब सर्किट ब्रेकर लगा है। तो रिएक्टर क्या करता है, फॉल्ट करंट को लिमिट कर देता है, जिससे हमारा क्या होता है, जो आपका सर्किट ब्रेकर होता है वो कम रेटिंग का प्रयोग करना पड़ता है। तो कम रेटिंग के सर्किट ब्रेकर की कीमत कम होती है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि अगर जब फॉल्ट वगैरह होता है तो मतलब कि सिस्टम आपका सुरक्षित रहे, साथ ही सिस्टम में कम रेटिंग के उपकरणों का प्रयोग करना पड़ता है, जिससे कीमत की बचत की जा सकती है। इसमें मतलब कीमत में बचत की जा सकती है, मतलब ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है। फिर आपको बता दें जो नोट्स है ये हैंड रिटन नोट्स है, ये बुक से इसमें नहीं लिखा गया है। मतलब जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं उसमें यही लिखी गई हैं। बाकी डेफिनेशन वगैरह के लिए और विस्तार से पढ़ने के लिए आप बुक भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसमें जो लिखा गया है वो आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये अपने शब्दों में लिखा गया है। तो देखिए अब अगला पॉइंट है हमारा पढ़ने के लिए, लोकेशन ऑफ रिएक्टर, मतलब कि रिएक्टर लगाते कहाँ हैं। तो पहला पॉइंट है इसमें जनरेटर रिएक्टर। तो जनरेटर रिएक्टर जो होता है वह रिएक्टर जो जनरेटर के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, जनित रिएक्टर कहलाता है। चित्र में फीडर डायरेक्ट बस बार से कनेक्ट होता है। फीडर जो होता है आपका डायरेक्ट बस बार से कनेक्ट होता है, और जो वह ऐसा रिएक्टर जो जनरेटर के श्रेणी क्रम में होता है उसे जनरेटर रिएक्टर कहते हैं। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर ये आपको जनरेटर रिएक्टर का डायग्राम दिखाया गया है। ये आपका जनरेटर वाला पॉइंट है, देखिए जनरेटर वाला पॉइंट G1 G2 D3, और ये आपके रिएक्टर है। यहाँ पर देख सकते हैं श्रेणी क्रम में कब होता है, श्रेणी क्रम आपने पढ़ा होगा जब ऐसे कि कुछ इस प्रकार से रहता है कि जैसे यहाँ पर हो गया एक रेजिस्टेंस लग गया R1, तो श्रेणी क्रम की बात होती है तो इस प्रकार से इसके श्रेणी क्रम होता है। और पैरेलल की बात होती है तो इस प्रकार से होता है।
ये आप लोगों ने पढ़ा होगा और यहाँ पर देख सकते हैं इसी प्रकार से लगा भी है। जनरेटर के श्रेणी क्रम में क्या लगा है, रिएक्टर लगा है, तो इसे क्या बोलेंगे, जनरेटर रिएक्टर बोलेंगे। और यहाँ पर जो है आपका ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है आपका बस बार है, और फीडर जो है आपका फीडर वाला पॉइंट है, ये फीडर जो है बस बार से डायरेक्ट कनेक्ट है। जैसा कि हमने यहाँ पर जो कंटेंट में बता रहे थे चित्र में आप देख सकते हैं फीडर जो है डायरेक्ट बस बार से कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर भी क्या किया गया है, फीडर को डायरेक्ट बस बार से कनेक्ट किया गया है। आप लोग इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही सिंपल है ये। अगर एग्जाम में आता है जनरेटर रिएक्टर तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा पढ़ने के लिए वो है आपका फीडर रिएक्टर। तो फीडर रिएक्टर जो होता है इसमें देखिए हर एक फीडर में, फीडर रिएक्टर मतलब है हर एक फीडर में रिएक्टर जो होता है सीढ़ी में संयोजित रहता है, फीडर रिएक्टर कहलाता है। बाकी आप डायग्राम बना के काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है डायग्राम आप देख रहे हैं ये फीडर रिएक्टर का है, ये आपका जनरेटिंग वाला पॉइंट है, जनरेटर है। और फिर यहाँ पर देख सकते हैं फीडर है, फीडर के श्रेणी क्रम में क्या लगा है, ये रिएक्टर लगा है, ये रिएक्टर लगा है, और ये वाला पॉइंट जो है आपका ये क्या है, ये बस बार है। बस बार से जो होता है फीडर डायरेक्ट कनेक्ट होता है, तो यहाँ भी डायरेक्ट ही कनेक्ट है। लेकिन बीच में क्या वो कहें कि इसके मतलब जो फीडर है ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट दिख रहा है, ये इसके श्रेणी क्रम में क्या लगा है, रिएक्टर लगा है। तो इसे क्या बोलेंगे हम, फीडर रिएक्टर बोलेंगे। अब अगर यहाँ पर हम फीडर रिएक्टर के एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पर एडवांटेज देख सकते हैं कि यदि किसी फीडर में फॉल्ट होता है, देखिए जनरेटर रिएक्टर जो है और फीडर रिएक्टर जो है, एग्जाम में जब भी पूछेगा एडवांटेज के साथ पूछेगा या फिर डिसएडवांटेज। तो जो जनरेटर रिएक्टर है उसका एडवांटेज कुछ होता है, और एडवांटेज फीडर रिएक्टर की बात करें इसमें इसका क्या एडवांटेज है, इसका ये एडवांटेज है कि यदि किसी फीडर में जो होता है फॉल्ट होता है तो रिएक्टर में जो होता है वोल्टेज ड्रॉप होता है। जो आपका रिएक्टर अगर फीडर में, यहाँ ये फीडर है आपका, यहाँ पर कोई फॉल्ट होता है तो ये जो आपका रिएक्टर है इसमें क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है। अतः फीडर के साथ रिएक्टर लगा होता है, बस बार का देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर फीडर के साथ रिएक्टर लगा होता है, ठीक है, जो फीडर है उसके साथ रिएक्टर लगा होता है, इसलिए बस बार की वोल्टेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मतलब वोल्टेज ड्रॉप वगैरह होता है तो फीडर के साथ तो रिएक्टर लगा, जो भी इफेक्ट होगा रिएक्टर पर होगा, बस बार पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। देखिए अगला एडवांटेज ये है कि एक फीडर में हुआ फॉल्ट दूसरे फीडर को प्रभावित नहीं करता है, अतः फॉल्ट का प्रभाव जो होता है सीमित हो जाता है। कहने का मतलब अगर इस वाले फीडर में कोई फॉल्ट होता है तो इसको प्रभावित नहीं करेगा, या फिर इसमें होता है तो इसको प्रभावित नहीं करेगा। तो किसी भी फीडर में फॉल्ट होता है ये एक दूसरे फीडर को प्रभावित नहीं करता है, अतः फॉल्ट की एक लिमिट हो जाती है, फॉल्ट जो होता है हमेशा सीमित रहता है इसमें। अब वहाँ पर हमने आपको जब जनरेटर रिएक्टर बताया था, ये मतलब कि जनरेटर रिएक्टर का डायग्राम एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग, और कंसीडर कीजिए कि इसका एडवांटेज क्या हो सकता है। अब जनरेटर रिएक्टर का एडवांटेज देखते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो जनरेटर रिएक्टर है उसके एडवांटेज क्या हो सकते हैं। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट जो है आपका, जनरेटर रिएक्टर के एडवांटेज, तो पहला पॉइंट है इसमें साधारण स्थिति में भी रिएक्टर के कारण लगातार वोल्टेज ड्रॉप होता है तथा इस वजह से पावर लॉस भी होता है। कहने का मतलब साधारण स्थिति में भी क्या होता है, रिएक्टर के कारण वोल्टेज ड्रॉप होता है। अभी देखिए इसका इसमें क्या दिक्कत है कि लगातार इसमें वोल्टेज ड्रॉप होता है। क्यों, यहाँ पर देखिए आपका जनरेटर है, इसके बाद ही क्या लगा है, आपका रिएक्टर लगा है। तो रिएक्टर में क्या होगा, लगातार नॉर्मल स्थिति में भी क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होता रहेगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप लोग उसको ठीक कर लीजिएगा कि यहाँ पर देखिए जो जनरेटर रिएक्टर के एडवांटेज की बात कर रहे थे, यहाँ पे हेडिंग जो दिया गया है डिसएडवांटेज, तभी तो हम सोच रहे हैं कि वोल्टेज ड्रॉप है इसमें पावर लॉस होता है, तो एडवांटेज थोड़ी ना हुआ, यहाँ पर डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो डिसएडवांटेज यही है कि जनरेटर रिएक्टर का अगर मतलब कि साधारण इस नॉर्मल कंडीशन में भी रिएक्टर जो होता है सीरीज में लगा, श्रेणी में क्रम में लगा होता है, इस वजह से क्या होता है, लगातार पावर लॉस होता रहता है। अगला पॉइंट है इसमें, अगर फॉल्ट जो होता है बस बार के निकट होता है तो बस बार का वोल्टेज कम होता है, अतः जनरेटर भी क्या हो सकता है, बंद हो सकता है। अगला पॉइंट है, अगर फीडर में फॉल्ट होता है तो अन्य फीडर की आपूर्ति भी क्या होती है, प्रभावित होती है। अब अगला टॉपिक है बस बार रिएक्टर। देखिए जो बस बार रिएक्टर है, उपरोक्त दोनों तरीकों में साधारण स्थिति में भी रिएक्टर के कारण वोल्टेज ड्रॉप तथा पावर लॉस होती है। मतलब कि अभी तक हमने आपको बताया जनरेटर रिएक्टर और फीडर रिएक्टर, तो दोनों में क्या था, नॉर्मल कंडीशन में भी रिएक्टर के कारण क्या था, वोल्टेज ड्रॉप एवं पावर लॉस होता है। अतः उपरोक्त कमी को दूर करने के लिए रिएक्टर को बस बार में लगाना पड़ता है। यहाँ पर आप जो डायग्राम यहाँ पर देख सकते हैं, इस डायग्राम को आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पर
जो रिएक्टर मतलब कि जो आपका ये बस बार रिएक्टर है, इसके बस बार में ही क्या लगाया गया है, रिएक्टर लगाया गया है। तो नॉर्मल कंडीशन में इसमें कम से कम वोल्टेज ड्रॉप तो नहीं होता है। और फीडर सब जैसे सब में फीडर लगा होता है इसी में भी फीडर लगा हुआ है। जो अभी अभी हमने आपको चित्र दिखाया उसको हम रिंग सिस्टम भी कहते हैं, और उसी चित्र को इस प्रकार से भी बना सकते हैं हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उपरोक्त चित्र को रिंग सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम को कम वोल्टेज ड्रॉप हुआ, इसमें क्या होता है, इस सिस्टम में कम वोल्टेज ड्रॉप हुआ, कम पावर लॉस होता है। आप लोग ध्यान रखिए, इस प्रणाली को क्या बोलते हैं, टाई बार सिस्टम भी कहा जाता है। इसमें फीडर को रिएक्टर के दूसरी ओर कनेक्ट करते हैं। ये वाला जो आपका डायग्राम है ये टाई बार सिस्टम का है, टाई बार सिस्टम। अब अगला टॉपिक देखते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है टर्निंग रिएक्टर। टर्निंग रिएक्टर देखिए, संरचना के आधार पर टर्निंग रिएक्टर जो होता है, टर्निंग रिएक्टर वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है अनावरणित रिएक्टर, अनावरणित टाइप का होता है। एक होता है आवरणित टाइप, मतलब एक अनसील्डेड टाइप, एक सील्डेड टाइप। देखिए टर्निंग रिएक्टर में वेरिएबल इंडक्शन कॉइल के साथ एक कैपेसिटर जो होता है समांतर में कनेक्ट रहता है। जो टर्निंग रिएक्टर होता है इसमें वेरिएबल इंडक्शन कॉइल के साथ एक कैपेसिटर जो होता है समांतर में कनेक्ट रहता है, कुछ इस प्रकार से। देखिए आपका वेरिएबल कहते, यहाँ पर देखिए वेरिएबल इंडक्शन कॉइल है। इस डायग्राम को आप लोग ध्यान से देखिए, एक वेरिएबल इंडक्शन कॉइल है, इसके साथ क्या है, इसके पैरेलल में एक कैपेसिटर कनेक्ट है, ये देख सकते हैं। और इसमें क्या है, एक वेरिएबल रिएक्टेंस है, एक वेरिएबल क्या है, इंडक्शन कॉइल है, और इसके साथ कनेक्ट है कैपेसिटर। देखिए उक्त समांतर संयुक्ति की श्रेणी में एक अन्य कैपेसिटर वेरिएबल इंडक्टिव कॉइल के साथ कनेक्ट रहता है। समांतर में लगे ट्यूनिंग रिएक्टर में उच्च आवृत्ति की धारा पर प्रतिबाधा जो होती है, आपका प्रतिबाधा को सिंबल होता है जेड। प्रतिबाधा जो होती है न्यूनतम होती है, अतः फ्रीक्वेंसी पर समांतर परिपथ अनुनाद की अवस्था में होता है। तो ये था आपका टर्निंग रिएक्टर। टर्निंग रिएक्टर में क्या होता है, वेरिएबल इंडक्शन कॉइल के साथ एक कैपेसिटर जो होता है पैरेलल में कनेक्ट रहता है। देखिए न्यूट्रल ग्राउंडिंग का मतलब होता है कि जो आपका 3 फेज सिस्टम होता है, देखिए 3 फेज जो सिस्टम होता है, 3 फेज सिस्टम कुछ इस टाइप से होता है। जो आपका डायग्राम सही से नहीं बन रहा है, कुछ इस प्रकार से, ये मतलब कुछ इस प्रकार से होता है। तो ये जो होता है आपका ये 3 फेज सिस्टम होता है। तो न्यूट्रल ग्राउंडिंग का मतलब होता है कि जो आपका 3 फेज सिस्टम है उसमें न्यूट्रल वायर, तो जो आपका यहाँ पर न्यूट्रल वायर है इसको क्या करना, ग्राउंड से कनेक्ट करना। तो डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा न्यूट्रल ग्राउंडिंग का, ठीक है। जो 3 फेज सिस्टम होता है उसको न्यूट्रल वायर को ग्राउंड से कनेक्ट करना, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल ग्राउंडिंग। अब यहाँ पर आप जो फिगर देख रहे हैं ये न्यूट्रल ग्राउंडिंग का डायग्राम यहाँ पर हम बनाए हैं। ये क्या होता है, न्यूट्रल ग्राउंड। तो न्यूट्रल ग्राउंडिंग का मतलब बता दिए कि जो 3 फेज सिस्टम हो गया उसके न्यूट्रल वायर को ग्राउंड से कनेक्ट करना क्या बोलते हैं, न्यूट्रल ग्राउंडिंग बोलते हैं। देखिए जो न्यूट्रल ग्राउंडिंग सिस्टम होता है इसमें सिस्टम का न्यूट्रल वायर जो होता है ग्राउंड से कनेक्ट होता है, या फिर जो आपके जो इक्विपमेंट हो, जैसे मान लीजिए ट्रांसफार्मर हो गया, तो सिस्टम का जो ट्रांसफार्मर अगर उसको ग्राउंडिंग कर देते हैं तो उसको भी क्या बोलते हैं, न्यूट्रल ग्राउंडिंग। ऐसा नहीं है कि न्यूट्रल ग्राउंडिंग केवल सिस्टम को न्यूट्रल ग्राउंडिंग किया जाता है। सिस्टम का मतलब है कि जो आपके सिस्टम में इक्विपमेंट लगे हैं उनकी ग्राउंडिंग करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रल वायर को अगर ग्राउंड करते हैं उसे बोलते हैं न्यूट्रल ग्राउंडिंग। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। अब न्यूट्रल ग्राउंडिंग का मतलब समझ गए कि 3 फेज सिस्टम या कोई इक्विपमेंट, जैसे मान लीजिए ट्रांसफार्मर हो गया, तो उसके जो न्यूट्रल वाला वायर होता है उसको ग्राउंड कर देना ही क्या कहलाता है, न्यूट्रल ग्राउंडिंग कहलाता है। देखिए यहाँ पर किसी भी धातु वाली मशीन या उपकरण के धातु वाले हिस्से पर एक तार जोड़कर उसे अर्थ प्लेट या फिर अर्थ इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ देना अर्थिंग या ग्राउंडिंग कहलाता है। इसे भू संपर्क भी कहा जाता है। तो हम किसी भी सिस्टम को अर्थिंग करते क्यों हैं, क्योंकि अर्थिंग करने का मतलब भू संपर्क करने का 2 फायदा है। सबसे पहला फायदा ये है कि यह उस सिस्टम को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, तथा उस सिस्टम में काम कर रहे व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया गया है कि वाई नीड अर्थिंग आर ग्राउंडिंग, मतलब कि हमें अर्थिंग या ग्राउंडिंग की आवश्यकता क्यों है। तो देखिए यहाँ पर कि किसी भी उपकरण को अर्थिंग करने का सबसे बड़ा कारण होता है कि हम इलेक्ट्रिक शॉक से बच सके।
कई बार हमारा उपकरण क्या होता है, खराब हो जाता है, जिसके कारण उसके उपकरण के धातु वाले हिस्से में क्या होता है, लीकेज करंट आ जाता है और जिसे छूने पर हमें शॉक लग जाता है। इसलिए क्या करते हैं, उस उपकरण की अर्थिंग करते हैं ताकि जो भी करंट है वह अर्थिंग के माध्यम से, वह उस अर्थिंग की मदद से सीधा पृथ्वी में चला जाए और इलेक्ट्रिक शॉक न लगे। तो देखिए, हमेशा जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो कम रेजिस्टेंस वाले पाथ को चुनता है। मतलब जहाँ पर मतलब कि जैसे अगर इलेक्ट्रिक करंट आया है तो जो रास्ता उसके लिए आसान होगा वह उसी को चुनता है। इसलिए क्या होता है, जो भी मतलब कि अर्थिंग किए रहते हैं तो हमारे शरीर से करंट ना होकर क्या होता है, अर्थिंग के माध्यम से वह करंट होता है पृथ्वी में चला जाता है और हमें इलेक्ट्रिक शॉक जो होता है वो नहीं लगता है। अब जो आपका 3 फेज सिस्टम होता है तो ग्राउंडिंग या सिस्टम को न्यूट्रल करने के जो होते हैं 3 विधियाँ होती हैं, 3 या 4 विधियाँ होती, 4 विधियाँ होती हैं। इसमें यहाँ पर 3 ही दिखाए हैं आपको। पहला होता है सॉलिड ग्राउंडिंग, दूसरा होता है रिएक्टेंस ग्राउंडिंग, तीसरा है आर्क संप्रेशन। आर्क संप्रेशन का दूसरा नाम आपको बताया था कि पीटरसन कॉइल भी बोला जाता है, तो इसे आप पीटरसन कॉइल ग्राउंडिंग भी बोल सकते हैं। एक होता है रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग, यहाँ पर नहीं लिखा गया है, होता है एक होता है रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग, ये चौथा है। तो कुछ टाइप्स होते हैं, ये 4 टाइप होते हैं न्यूट्रल कर, मतलब कि न्यूट्रल ग्राउंडिंग के 4 टाइप्स होते हैं। देखिए, अब बात आती है कि किस ग्राउंडिंग का उपयोग कैसे सिलेक्शन करते हैं। तो कौन सा ग्राउंडिंग का मतलब किस ग्राउंडिंग का उपयोग कहाँ किया जाएगा, ये सिलेक्शन जो होता है डिपेंड करता है कि उस मतलब कि सिस्टम का या फिर ये यूनिट का साइज़ क्या है, सिस्टम का वोल्टेज क्या है एंड किस प्रकार का प्रोटेक्शन स्कीम उस पर यूज किया गया है। ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि हम सिलेक्ट करने के लिए कि किस मतलब कि किस ग्राउंडिंग का हम सिलेक्शन करने वाले हैं। अब देखिए, 1 बाय 1 हम एक एक जो मतलब कि न्यूट्रल ग्राउंडिंग का जो टाइप्स है उसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है आपका, देखिए यहाँ पर सॉलिड अर्थिंग आर सॉलिड ग्राउंडिंग। सबसे पहले समझ लेते हैं सॉलिड अर्थिंग या सॉलिड ग्राउंडिंग होता क्या है। देखिए, जब 3 प्रणाली मतलब 3 फेज सिस्टम के न्यूट्रल पॉइंट को सीधे भू संपर्क से मतलब सीधे पृथ्वी से एक वायर की सहायता से जोड़ दिया जाता है जिसका प्रतिरोध व प्रतिघात नगण्य होता है, ठोस अथवा प्रभावी ग्राउंडिंग कहलाता है। देखिए, जो आपका सॉलिड ग्राउंडिंग है इसको इफेक्टिव ग्राउंडिंग तब कहा जाता है, ठोस अथवा प्रभावी ग्राउंडिंग। ए पावर सिस्टम इज सेड टू बी इफेक्टिवली ग्राउंडेड, मतलब कि जो आपका पावर सिस्टम होता है सॉलिड ग्राउंडिंग तब कहा जाएगा जब मतलब कि सिस्टम में लगा, जैसे मान लीजिए सिस्टम में आपका क्या है, जब यहाँ पर दिया गया है कि उसको मतलब कि एक वायर लीजिए, उसको क्या करिए सीधे मतलब पृथ्वी से जोड़ दीजिए, उसका प्रतिरोध और प्रतिघात जो होना चाहिए नगण्य होना चाहिए। इस प्रकार की जो ग्राउंडिंग होती है उसको ठोस ग्राउंडिंग कहते हैं। तो यहाँ पर जो सिस्टम में अगर देखिए आपका जो पावर सिस्टम है वो सॉलिड ग्राउंडिंग में तब कहा जाएगा जब मतलब कि आप एक वायर लेकर उसको पृथ्वी से कनेक्ट कर देंगे, या फिर आप क्या करिए कि जो मतलब कि जनरेटर हो गया, फिर पावर ट्रांसफार्मर हो गया, फिर ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर हो गया, वहाँ से एक वायर क्या होना चाहिए, डायरेक्ट ग्राउंड से कनेक्ट होना चाहिए और उसका प्रतिरोध व प्रतिघात जो है वो, प्रतिरोध व प्रतिघात कहने का मतलब है जो आपका रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस जो है वो आपका नेग्लेबल होना चाहिए, तब आपका क्या कहा जाएगा, सॉलिड ग्राउंडिंग कहा जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉलिड ग्राउंडिंग जो है, सॉलिड ग्राउंडिंग का डायग्राम आपको दिखाए हैं। 3 फेज सिस्टम है, आर वाई बी, इसका जो न्यूट्रल वाला वायर है ग्राउंड से कनेक्ट है और इसका प्रतिरोध व प्रतिघात जो है नेग्लेबल है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, सॉलिड ग्राउंडिंग कहेंगे। ये चित्र इस प्रकार से भी बना सकते हो, कई प्रकार से चित्र अलग अलग बुक में अलग अलग टाइप के दिए गए हैं, लेकिन ये जो चित्र दिया गया है इसे भी बना सकते हैं, बाकी जो आपके बुक में दिया गया है उसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अब इसके देख सकते हैं जो सॉलिड ग्राउंडिंग है इसके एडवांटेज क्या क्या हैं। जो सॉलिड ग्राउंडिंग है पहला एडवांटेज इसका ये है, यह प्रणाली जो है भू प्रदोष से आसानी से रक्षा करता है। जो अर्थ फॉल्ट होता है उससे क्या करता है, रक्षा करता है। मतलब कि जब किसी फेज में अर्थ फॉल्ट उत्पन्न होता है तो फॉल्ट करंट जो IF होता है वह प्रवाहित होता है तथा परिणामी धारा ICF और IF निरस्त हो जाता है, जिससे ओवर वोल्टेज की स्थिति नहीं उत्पन्न होती है। दूसरा एडवांटेज ये है इसका, इस प्रणाली में जो है आर्किंग दोष जो होते हैं हट जाते हैं, आर्किंग फॉल्ट वगैरह इसमें नहीं होता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है देख लेते हैं। इसका डिसएडवांटेज ये है कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में जो होता है सबसे अधिक फॉल्ट जो होता है अर्थिंग फॉल्ट होता है, जिसके कारण प्रणाली को झटके सहने नहीं पड़ते। कहीं वो जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन होता है आपका
जो पोल के ऊपर से लाइन जाता है उसे क्या बोलते हैं, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं। सबसे अधिक फॉल्ट अर्थिंग फॉल्ट होता है जिसके कारण प्रणाली को झटके सहने पड़ते हैं। इन कारणों से क्या होता है, सॉलिड ग्राउंडिंग जो होता है सिस्टम प्रभावित होता है। अगला पॉइंट है इसमें देखिए कि सॉलिड ग्राउंडिंग जो होता है इसमें भारी भूप्रदेश होता है, मतलब कि अधिक मात्रा में अर्थ फॉल्ट होता है, तो अधिक मात्रा में फॉल्ट करंट प्रवाहित होता है, तो जो कि सीधे सर्किट ब्रेकर से गुजरता है, जिससे सर्किट के संपर्क कॉन्टैक्ट्स जो होते हैं वो जल सकते हैं। मतलब कि जो फॉल्ट करंट का मान ज़्यादा हो जाएगा तो आपके जो सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स हैं वो जल सकते हैं। तीसरा पॉइंट है देखिए कि ग्राउंडिंग वायर का प्रतिरोध जो होता है वो बहुत कम होता है, जिसके कारण भूप्रदोष जो होता है, भूप्रदोष धारा जो होता है उच्च होता है, मतलब अर्थ फॉल्ट जो करंट होता है बहुत ज़्यादा होता है। अब अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है इसमें अधिक फॉल्ट करंट के कारण सिस्टम की स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी कम हो सकती है। कहने मतलब स्टेबिलिटी कमज़ोर हो जाएगी तो रिलायबिलिटी भी इसकी कम हो सकती है। अब अगला टॉपिक देते हैं, हमारा अगला टॉपिक है रिएक्टेंस ग्राउंडिंग। रिएक्टेंस ग्राउंडिंग देखिए क्या है, रिएक्टेंस ग्राउंडिंग होता क्या है, जो आपका न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल और ग्राउंड के बीच में एक क्या होता है, रिएक्टेंस लगा होता है। मतलब कि न्यूट्रल और ग्राउंडिंग के बीच, ग्राउंड के बीच में एक रिएक्टेंस इंसर्ट किया जाता है, उसे ही बोलते हैं रिएक्टेंस ग्राउंडिंग। देखिए इस प्रणाली में न्यूट्रल और भू के मध्य रिएक्टेंस को श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिया जाता है। रिएक्टेंस को लगाने का उद्देश्य जो होता है फॉल्ट करंट को कम करना। अब फिगर यहाँ पर आप लोग देखिए, बहुत ही ईजी फिगर है, बहुत ही आसान है, इसको बना सकते हैं। 3 फेज सिस्टम यहाँ पर दिखाइए, RYB, न्यूट्रल वायर ले लीजिए, इसके बाद न्यूट्रल वायर और ग्राउंड के बीच में क्या करिए, रिएक्टेंस लगा दीजिए, तो ये क्या हो गया आपका रिएक्टेंस ग्राउंडिंग का डायग्राम बन जाएगा। रिएक्टेंस का सिंबल देखिए क्या होता है, रिएक्टेंस का सिंबल होता है X। अब यहाँ पर देखिए जो आपका अर्थिंग रिएक्टेंस है, अर्थिंग रिएक्टेंस को हम बदलकर अर्थ फॉल्ट करंट के मान को भी बदल सकते हैं। इसका एडवांटेज देख लेते हैं। अब इसका एडवांटेज है कि यह जो मेथड होता है इसकी कीमत जो होती है वो ज़्यादा नहीं होता है, इसका प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि ये अधिक धारा की आवश्यकता होती है, और फाल्टी अवस्था मतलब कि फाल्ट करंट की अवस्था में उच्च ट्रांजिएंट वोल्टेज जो होता है उत्पन्न होता है। अब हमारा अगला टॉपिक है देखिए आर्क संप्रेषण कॉइल ग्राउंडिंग। आर्क संप्रेषण कॉइल ग्राउंडिंग, तो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए आर्क संप्रेषण कॉइल का मतलब होता है आर्क दमन कॉइल, मतलब आर्क को दमन कर देना, या फिर कम से कहें तक इस समान शब्दों में कहें जो फॉल्ट करंट होता है उसको क्या करना, शून्य कर देना, मतलब आर्क को दमन कर देना। देखिए अब आर्क दमन कॉइल जो होता है एक आयरन कोर रिएक्टर लौह क्रोड होता है, यह उत्पन्न हुए आर्क को क्या करता है, दमन करता है। मतलब कि आर्क दमन कॉइल जो होता है इसमें क्या होता है, ये जो वाला ये पॉइंट यहाँ पर जो लिखा है आयरन कोर रिएक्टर या लोह क्राउड होता है, यही क्या करता है, उत्पन्न हुए आर्क का क्या करता है, दमन करता है। इस कॉइल को 3 फेज सिस्टम के उदासीन बिंदु तथा भू अर्थ के बीच संयोजित किया जाता है। यह जो कॉइल होता है यहाँ पर आपको बताया आर्क दमन कॉइल या फिर आयरन कोर रिएक्टर जो होता है, इसको क्या करते हैं हम, जो न्यूट्रल पॉइंट होता है और भू मतलब अर्थ के बीच क्या करते हैं, इसको संयोजित करते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, डायग्राम आपको दिखा देंगे। अब देखिए यहाँ पर धारितीय धारा के कारण ही आर्किंग ग्राउंड उत्पन्न होता है, मतलब कि आर्किंग ग्राउंड जो होता है उत्पन्न होता है। रिएक्टर के साथ टैपिंग्स प्रदान की जाती है ताकि उसके प्रेरकत्व को बदलकर सिस्टम की धारिता से ट्यून्ड करके प्रदोषी धारा को न्यूनतम किया जा सके। जो जो चीज़ें यहाँ पर आपको बता रहे हैं वो आपको डायग्राम में देखने को मिलेगा। अब टैपिंग की सहायता से ही प्रेरकत्व का मान बदला जाता है। टैपिंग को बदलकर प्रणाली में IC = IL, मतलब कि जो कैपेसिटर में करंट फ्लो हो रहा है और आपके इंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको मान को क्या करते हैं, इक्वल कर रिजोनेंट ग्राउंडिंग प्राप्त किया जाता है। अब क्या होता है इस ग्राउंडिंग में, हम जानते हैं जब IC = IL होता है तो अनुनाद की स्थिति कही जाती है। आपने रिजोनेंस पढ़ा होगा तो उसकी कंडीशन होती है IC = IL। अतः यह समांतर अनुनाद के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसलिए इसे अनुनाद अर्थिंग भी कहा जाता है। तो ये थे पॉइंट और ये था आपका डायग्राम। इस डायग्राम में जो आपको लिखे हैं वही डायग्राम में बताए भी हैं। तो यहाँ पर देखिए जो टाइपिंग की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या किया, टाइपिंग करके क्या होता है, IC का मान जो होता है IL के इक्वल कर देते हैं, तब क्या होता है, रिजोनेंस की स्थिति आती है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं जो आपको बताए थे कि जो इसके ग्राउंडिंग और न्यूट्रल के बीच क्या होता है, जो कॉइल होता है यहाँ पर लगा होता है, साथ ही इसमें क्या होता है, 2 कैपेसिटर भी लगे होते हैं। 2-3 बार इस फिगर को अगर आप रिपीट करके बनाएंगे तो ये आपको याद हो जाएगा आसानी से। अब इसके एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पर देखिए
जो एडवांटेज है, पहले एडवांटेज है जो पीटरसन कॉइल मतलब आर संप्रेषण जो कॉइल होता है यह लगभग नॉन रजिस्टिव होने के कारण इसमें इलेक्ट्रिक पावर लॉस जो होता है वो नेग्लेबल होता है, मतलब कि नगण्य होता है। दूसरा पॉइंट है इसमें टाइपिंग कॉइल की सहायता से यल के किसी भी मान के लिए ट्यून्ड कर सकते हैं हम। अब देखिए अगला पॉइंट है इसमें कि इस कॉइल में अंडरग्राउंड न्यूट्रल के सभी गुण होते हैं। और अगला पॉइंट है अर्थ फॉल्ट प्रणाली से होने वाली हानियों को हम बचा सकते हैं, मतलब अर्थ फॉल्ट सिस्टम में जो भी लॉसेस वगैरह होते हैं इस ग्राउंडिंग के द्वारा उसको हम बचा सकते हैं। इसके डिसएडवांटेज यही है कि यल के मान को बार बार टैपिंग की सहायता से बदलना पड़ता है और हमको हाई इंसुलेशन मतलब उच्च विद्युत रोधन की आवश्यकता होती है। इसमें देखिए बहुत ज़्यादा टॉपिक दिए गए, बाकी बुक वगैरह में आपको ये टॉपिक नहीं मिलेगा। अगर आप इतना ही पढ़ के जाते हैं तो एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं। यहाँ पर बाकी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आपका उपकेंद्र का भूसंपर्कन क्यों आवश्यक है, इसको आपको भी बताएंगे। इन सभी का आंसर आपको हम बता देंगे। उपकेंद्र पर प्रयुक्त सहायक उपकरण का उल्लेख कीजिए, फिर न्यूट्रल ग्राउंडिंग क्या होता है इसको बताइए। 4 है, सबसे पहले समझेंगे अधिवोल्टता किसे कहते हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि अधिवोल्टता से क्या तात्पर्य है। तो सबसे पहले समझते हैं कि अधिवोल्टता किसे कहते हैं। देखिए जो सिंगल फेज आपका लाइन होता है उसमें विद्युत वितरण होता है 230 वोल्ट का, और 3 फेज जो होता है उसमें विद्युत वितरण 440 वोल्ट में किया जाता है। ये चीज़ें आप लोगों को पता होगा कि सिंगल फेज की जो इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है वो 230 वोल्ट और 3 फेज वाला जो होता है 440 वोल्ट में किया जाता है। इसी प्रकार देखिए इलेक्ट्रिकल सिस्टम में सभी उपकरण का कुछ वोल्टेज होता है। जैसे कि आपके घर में कोई भी डिवाइस लगा होगा तो उसका कुछ निश्चित मतलब कि वोल्टेज होता है। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई लाइट लगा है, कोई बल्ब लगा है, तो उसका एक निश्चित वोल्टेज होगा कि ये इतने वोल्टेज पर ऑपरेट होता है। या स्टेबलाइजर जिसे बोलते हैं, स्टेबलाइजर जो होता है वो भी क्या होता है, उसमें भी रेटिंग दिया गया होता है कि ये स्टेबलाइजर इतने वोल्ट के लिए है, इतने वोल्ट पर ये ऑपरेट होगा। तो सभी घरों में जो भी उपकरण यूज होते हैं उन पर क्या होता है, उसका कुछ वोल्टेज होता है और उस वोल्टेज जो होता है जितना वो उस पर निर्धारित किया गया होता है। तो और वो जो आपकी डिवाइसेस होती हैं जिस वोल्ट के लिए उसको बनाया गया है, जितने वोल्टेज की रेटिंग के लिए, उसी वोल्टेज पर क्या होती हैं वो ऑपरेट होती हैं। इसमें यही कहा जा रहा है कि जब किसी सर्किट या इलेक्ट्रिक सिस्टम में वोल्टेज का मान जो होता है निर्धारित वोल्टेज से अधिक हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये कोई डिवाइस है, इसका वोल्टेज है 15 वोल्ट है, ये कि 15 वोल्ट पर यह ऑपरेट होगा। अब ये इसकी रेटिंग जो है 15 वोल्ट है, तो जब इसका मान जो है रेटिंग वाले वोल्टेज, जैसे इसका वोल्टेज रेटिंग कितना है 15 वोल्ट है, तो इससे अधिक हो जाएगा, तो इसी को हम बोलते हैं अधिवोल्टता। अब आगे बताएंगे कि क्यों कभी कभी क्या होता है, घरों में जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है या कोई डिवाइस लगा होता है उसमें ओवर वोल्टेज जैसा कारण हो जाता है। तो ये आगे देखेंगे, लेकिन अभी आपको ये समझना है कि ओवर वोल्टेज किसे कहते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया कि मतलब कि कोई भी डिवाइस हो गया जो भी घरों में लगता है उसका एक निश्चित वोल्टेज होता है और वह जो डिवाइस होगी वह उसी वोल्टेज पर ऑपरेट होगा। तो जब भी किसी सर्किट हो गया या इलेक्ट्रिक सिस्टम हो गया उसमें वोल्टेज के वैल्यू जो है, वोल्टेज का मान जो है निर्धारित, जो वोल्टेज पहले से निर्धारित की गई है उससे अधिक हो जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ओवर वोल्टेज कहते हैं। अब आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि ओवर वोल्टेज की वजह से उपकरणों को क्या होता है, हानि होता है। जैसे होता है ना, कभी कभी घरों में क्या होता है, कभी कभी सप्लाई, नॉर्मल सप्लाई 220 वोल्ट की सप्लाई आती है तो उस पर जो उपकरण ऑपरेट होते हैं वो सही रूप से ऑपरेट होते हैं। लेकिन जैसे ही अगर कि मान लीजिए कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, कोई किसी भी प्रकार का वोल्टेज मतलब ज़्यादा हो गया, तो घरों में जो भी उपकरण होते हैं वो जल जाते हैं या फिर वो काम नहीं करते हैं। तो ओवर वोल्टेज से क्या होता है, सबसे बड़ा मतलब कि इसका डिसएडवांटेज यही है ओवर वोल्टेज का, कि इससे क्या होता है उपकरणों को हानि होता है और इलेक्ट्रिक सिस्टम क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। इसलिए ओवर वोल्टेज से उपकरण को सुरक्षित रखने के लिए इलेक्ट्रिक सिस्टम का प्रोटेक्शन आवश्यक है। और इस चैप्टर का मेन पर्पज यही है कि जैसे कि घरों में या फिर इंडस्ट्री में जो ओवर वोल्टेज जैसा मतलब कि होता है उसको कैसे हम मतलब कि प्रोटेक्ट करेंगे, उसको मतलब सुरक्षित रखने के लिए हम किन किन डिवाइसेस का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमको यह पता करना हो कि कोई भी मतलब कि डिवाइस अगर ओवर वोल्टेज से वो ख़राब हो जाती है, तो सबसे पहले हमको ये पता करना होगा कि ओवर वोल्टेज किन कारणों से होता है। फिर जिस कारण से होता है उसी कारण को दूर करने के लिए हम एक अलग से डिवाइस बनाएंगे और उस डिवाइस को लगा देंगे, तो हम क्या होता है, ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्शन पा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि ओवर वोल्टेज होता क्या है। ठीक है, तो मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में बताएं तो ओवर वोल्टेज यही होता है, मतलब कि जो निर्धारित रेटिंग वोल्टेज होता है उससे अगर वोल्टेज का मान अधिक हो जाता है तो इसे ही क्या बोलते हैं, ओवर वोल्टेज कहते हैं। अब देखिए हम आपको सिलेबस में आपको पहला टॉपिक यही था कि कासेस ऑफ ओवर वोल्टेज। ये पिछली बार भी जब एसजीपी मतलब स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का जो एग्जाम हुआ था पॉलिटेक्निक में, ये क्वेश्चन आया था कि ओवर वोल्टेज का मतलब कि कासेस क्या है, मतलब इसके कारण क्या है।
तो यही क्वेश्चन ऐसे करके आता है कि वैद्युत प्रणाली में अधिवोल्टता की मतलब ओवर वोल्टेज के क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं। इस प्रकार से कई क्वेश्चन इसी टॉपिक से बन के आते हैं। तो उसमें आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसका मतलब यही होता है कि आपको ओवर वोल्टेज के कारण लिखने हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि ओवर वोल्टेज के कारण क्या क्या हो सकते हैं और उसमें लिखना क्या है, आपको पहले समझ लीजिए। देखिए, जो पावर सिस्टम होता है, पावर सिस्टम में वोल्टेज का थोड़े समय के लिए बढ़ जाना जो होता है वोल्टेज सर्ज कहलाता है, और यह कुछ माइक्रो सेकंड तक होता है। आपको पता होगा कि कोई भी डिवाइस जैसे कि निर्धारित वोल्टेज पर, या जैसे कि मान लीजिए 15 वोल्ट पर ऑपरेट होती है, तो थोड़ी देर के लिए, मतलब कि समझ लो 1 या 2 मिनट के लिए रहे तब भी वो उपकरण को हानि पहुंचाएगा। अगर ये माइक्रो सेकंड के लिए होता है ओवर वोल्टेज तो भी यह हानि पहुंचाएगा। तो पावर सिस्टम में वोल्टेज का थोड़े समय के लिए बढ़ जाना वोल्टेज सर्ज कहलाता है। ये वर्ड यहाँ पर याद कर लीजिए, वोल्टेज सर्ज। एग्जाम में कभी कभी ऐसे करके हिंदी ऐसे ही पूछ लेता है कि वोल्टेज सर्ज क्या होता है। सर्ज को हिंदी में लिख देगा तो आपको वहाँ पर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए इसको समझ लीजिए कि वोल्टेज सर्ज। तो पावर सिस्टम में जब वो वोल्टेज का थोड़े समय के लिए बढ़ जाना है वोल्टेज सर्ज कहलाता है। और यह क्या होता है, कितने देर के लिए होता है, कुछ माइक्रो सेकंड के लिए होता है, और उतने ही देर में आपका जो पावर सिस्टम का जो सप्लाई है वो ब्रेक हो जाता है। देखिए, इसकी वजह से ही विद्युत प्रणाली में ओवर वोल्टेज होता है। अब अगर कोई पूछे कि ओवर वोल्टेज का रीजन क्या है, तो आप बताओगे कि वोल्टेज सर्ज की वजह से क्या होता है, ओवर वोल्टेज होता है। और वोल्टेज सर्ज क्या है, तो पावर सिस्टम में वोल्टेज का थोड़े समय के लिए बढ़ जाना ही वोल्टेज सर्ज कहलाता है। अब एक रीजन आपको पता हो गया कि ओवर वोल्टेज के कॉसेस क्या हैं। पहला कॉसेस यही है कि वोल्टेज सर्ज की वजह से इलेक्ट्रिक सिस्टम में ओवर वोल्टेज होता है। अब सर्ज का मतलब यहाँ पर क्या है, आप लोगों के मन में होगा कि सर्ज का मतलब क्या है। सर्ज का मतलब होता है, यहाँ पर देखिए, सर्ज का मतलब होता है उच्च वोल्टता की तरंगे। सर्ज का मतलब होता है उच्च वोल्टता की तरंगे। ये जब 5th सेमेस्टर में पढ़ रहे तब का नोट से कई बुक से मिलाकर इसमें लिखा गया है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब एक कॉसेस तो हम जान लिए कि ओवर वोल्टेज क्या होता है। वोल्टेज सर्ज की वजह से पावर सिस्टम में या इलेक्ट्रिक सिस्टम में ओवर वोल्टेज होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम में ओवर वोल्टेज के और भी कारण हो सकते हैं। वो 2 कारण हो सकते हैं। पहला होता है आंतरिक कारण और दूसरा बाह्य कारण। बहुत ही अच्छे से आप सबको समझ में आ जाएगा कि आंतरिक कारण क्या है और बाह्य कारण क्या है। तब आप एग्जाम में जब आएगा ओवर वोल्टेज क्या है, फिर ओवर वोल्टेज के कारणों की सूची बनाइए, तो आप लिखेंगे ओवर वोल्टेज, पहले समझा देंगे कि ओवर वोल्टेज होता क्या है। फिर उसके बाद ओवर वोल्टेज के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। पहला कारण वोल्टेज सर्ज जो नॉर्मल है। इसके बाद ओवर वोल्टेज 2 कारणों से होता है, आंतरिक कारण और बाह्य कारण। अब देखिए, हम बात करते हैं ओवर वोल्टेज के आंतरिक कारण से, मतलब इंटरनल कारण। इंटरनल रीजन से क्या है ओवर वोल्टेज के, तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है आंतरिक कारण, तो यह आंतरिक कारण हो सकते हैं। देखिए, जब विद्युत परिपथ में अचानक से कोई चेंजिंग आ जाता है तो उनका वोल्टेज जो होता है निर्धारित वोल्टेज से अधिक हो जाता है। अब यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि जब विद्युत परिपथ में अचानक से कोई चेंजिंग आ जाता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई डिवाइस है, उसका कुछ निर्धारित वोल्टेज है, ठीक है, कुछ रेटिंग होगा, जो डिवाइस होगी उसका कुछ वोल्टेज रेटिंग होगा। अगर उसमें विद्युत परिपथ में कोई चेंजिंग हो जाता है तो उसका मान जो होता है, तो उसका वोल्टेज जो होता है निर्धारित वोल्टेज से अधिक हो जाता है। इसके कारण ये आंतरिक कारण के अंतर्गत निम्न आते हैं। देखिए, कौन कौन से आ सकते हैं। स्विचन प्रचालन, जैसे कि स्विचन प्रचालन मतलब कि स्विचिंग की प्रक्रिया जो होती है स्विचन प्रचालन कहते हैं। और परिपथ का अचानक इंटरप्ट हो जाना, आर्कन भू और विद्युत रोधन फेल हो जाना। तो ये कुछ इंटरनल रीजंस है जिसकी वजह से क्या होता है, ओवर वोल्टेज हो जाता है। यहाँ पर इंटरनल रीजन के अंतर्गत कुछ और भी चीज़ें आती हैं, जैसे कि विद्युत रोधन फेल हो जाना और अनुनाद, रिजोनेंस आपने इलेक्ट्रिक में पढ़ा होगा कि रिजोनेंस होता क्या है। तो रिजोनेंस की वजह से भी क्या होता है, ओवर वोल्टेज जैसा कारण उत्पन्न हो जाता है, लोड में अचानक परिवर्तन होना। तो अब यहाँ पर जितने भी इंटरनल रीजन्स आपको हम बताए हैं, इंटरनल कारण, उसको डिटेल में एक एक करके देखेंगे। स्विचन प्रचलन क्या है, परिपथ का अचानक इंटरप्ट हो जाना। ये जब सब चीज़ें समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ओवर वोल्टेज के रीजन्स में आंतरिक कारण क्या हैं। तो देखिए, जो स्विचिंग ऑपरेशन के कारण जो होता है, स्विचिंग ऑपरेशन के कारण विद्युत सिस्टम में ओवर वोल्टेज उत्पन्न होता है, जिसे स्विचिंग सर्ज के नाम से जाना जाता है। और दूसरा हमने बताया था विद्युत रोधन का फेल हो जाना। तो विद्युत रोधन का फेल हो जाना क्या मतलब है कि जब पावर सिस्टम का विद्युत रोधन, जो इलेक्ट्रिक इंसुलेशन होता है, वो फेल हो जाता है और वो ग्राउंडेड हो जाता है, तब ओवर वोल्टेज की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कहने का मतलब, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई इलेक्ट्रिक वायर है, इसका मतलब कि जो इंसुलेटेड मतलब विद्युत रोधन किया गया है, अगर वो फेल हो जाता है किसी वजह से और ये अर्थ से कनेक्ट हो जाता है, तब क्या होता है, ओवर वोल्टेज की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब देखिए, यहाँ पर अगला है कि आर्क भू। आर्क भू क्या है, आर्क भू एक प्रकार का सर्ज है। सर्ज का मतलब आपको बताए हैं, SURGE। सर्ज का मतलब होता है उच्च वोल्टता की तरंगे। तो आर्क भू भी क्या है, एक प्रकार का सर्ज है। यह तब उत्पन्न होता है जब न्यूट्रल जो है अर्थ से कनेक्ट नहीं होता है।
और अंतिम है आपका रिजोनेंस। तो रिजोनेंस की स्थिति कब उत्पन्न होती है? 12th में अपने लोगों ने पढ़ा होगा कि जब इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होता है इक्वल हो जाता है, तब इलेक्ट्रिक परिपथ में जो होता है अनुनाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और अनुनाद की स्थिति में भी ओवर वोल्टेज का कारण बनता है। अब देखिए अगला रीजन है कि बाह्य कारण से। बाह्य कारण यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर बाह्य कारण समझ लेते हैं तो आंतरिक कारण को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर आप देखिए बाह्य कारण में जो एक्सटर्नल रीजन्स हैं उसके कौन कौन से कारण हैं। देखिए इसका मुख्य कारण होता है, इसमें एक ही कारण आता है, वो होता है लाइटनिंग। जैसे कि आपने देखा होगा बारिश के मौसम में क्या होता है, कभी कभी आकाश में बिजली का मतलब कि तड़कता है। तो बिजली जो होता है तड़कता है, उसके कारण से क्या होता है, जो आपका इलेक्ट्रिक सिस्टम है वो भी ब्रेक हो जाता है। तो उसको ब्रेक करने, उसको मतलब इलेक्ट्रिक सिस्टम जो आपका पावर सप्लाई जो कंटिन्यूस हो रहा है उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ प्रोटेक्शन स्कीम को अपनाते हैं। तो जो बाह्य कारण में होता है वो होता है कि बाहरी वजहों से, बाहरी कारण से जो भी आपका इलेक्ट्रिक सिस्टम को जो पावर कंटिन्यूस सप्लाई हो रहा है, जब वो ब्रेक होता है वो बाह्य कारण के अंतर्गत आता है। देखिए यहाँ पर लाइटनिंग का तात्पर्य क्या है। लाइटनिंग का मतलब होता है बादलों की विद्युत या बिजली से। देखिए यहाँ पर प्रत्यक्ष त्वरित आघात, पहला होता है डायरेक्ट त्वरित आघात जो होता है। डायरेक्ट त्वरित आघात का मतलब क्या होता है, देखिए बादलों की बिजली के गिरने से, अर्थात अटैक करने से, मतलब जो बादलों की बिजली सीधे आपको, जैसे कि यहाँ पर आपको समझाते हैं, जैसे कि मान लीजिए पोल हो गया और यहाँ से आपका वायर गया है, ठीक है, और अगर यहाँ से जैसे कि बादलों की जो बिजली होती है अगर ये डायरेक्ट वायर पर अटैक करती है तो यहाँ पर जो नॉर्मल वोल्टेज या धारा जो वोल्टेज होगा उसकी जो पहले तो नॉर्मल वोल्टेज या करंट ये कैरी करेगा, लेकिन जब ये बादलों की बिजली जब इस पर गिरेगी तो इसका अचानक से वोल्टेज क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यही होता है बाह्य कारण। तो आपको समझ में आ गया हो कि बादलों की विद्युत या बिजली से यही मतलब है। जैसे आपका इलेक्ट्रिक पोल, जो आपका पोल होता है, पोल के ऊपर क्या गया, वायर्स गए होते हैं। अब जब ये बादलों की बिजली के संपर्क में आते हैं तो ये कई गुना ज़्यादा इनका करंट और वोल्टेज का मान जो होता है वो बढ़ जाता है। इस वजह से भी ओवर वोल्टेज होता है। अब ये समझ लीजिए कि लाइटनिंग के कहते किसे हैं, लाइटनिंग मतलब कि लाइटनिंग देखिए इसे कहते हैं कि जब बादलों के बीच घर्षण और टकराव होता है तो ऊर्जा उत्पन्न होता है, और जब ये ऊर्जा किसी दूसरी विपरीत ऊर्जा से आकर्षित होकर टकराते हैं तो बिजली उत्पन्न होता है, जिसे लाइटनिंग कहा जाता है। अब आपके सिलेबस के अनुसार जो आपका अगला टॉपिक है वो है अधिवोल्टता से रक्षण। कहने का मतलब ओवर वोल्टेज से रक्षण कैसे करेंगे आप, ये आपको समझना है। देखिए आंतरिक कारणों से अगर उत्पन्न ओवर वोल्टेज का मान जो होता है नॉर्मल वोल्टेज के 2 गुने से अधिक नहीं हो सकता। अब ये चीज़ यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, आपको समझाते हैं। यहाँ पर जो चीज़ लिखा गया उसको समझिए पहले। कहने का मतलब कि जो आपका ओवर वोल्टेज है वो 2 कारण से होता है। पहला होता है आंतरिक कारण, दूसरा बाह्य कारण। तो जो आंतरिक कारण से जो ओवर वोल्टेज उत्पन्न होता है उसको मतलब उससे सुरक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो जो आंतरिक कारणों से ओवर वोल्टेज उत्पन्न होता है उसका मान जो होता है नॉर्मल वोल्टेज के 2 गुने से अधिक नहीं हो सकता है। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए कोई आपकी डिवाइस है, इसका रेटिंग 2 वोल्ट है, तो अगर आंतरिक कारण से अगर ये ओवर वोल्टेज उत्पन्न होता है तो इसका वोल्टेज ज़्यादा से ज़्यादा होगा 4 वोल्ट हो जाएगा, ये ओवर वोल्टेज हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए अतः इसके प्रोटेक्शन के लिए हम विद्युत प्रणाली का विद्युत रोधन जो होता है, विद्युत प्रणाली से कोई इलेक्ट्रिक सिस्टम जो होता है आपका, उसका विद्युत रोधन इंसुलेशन जो होता है वो नॉर्मल वोल्टेज से 2 गुनी वोल्टता हेतु डिजाइन किया जाता है। कहने का मतलब जो आपकी डिवाइस बनाई जाती है तो जब जैसे घरों में अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो इसका वोल्टेज रेटिंग मान लीजिएगा 2 वोल्ट है, तो इसको ऐसा बनाएंगे कि यह 4 वोल्ट को भी सहन कर सकता है, सहन कर लेगा। तो इस प्रकार से बनाते हैं तो ओवर वोल्टेज की स्थिति में हम इसको प्रोटेक्शन दे सकते हैं। अब देखिए इसमें कहा है कि केवल एक में ही इसका मान 2 गुना से अधिक हो जाता है, और कब हो जाता है, जब आर्कन भू के कारण होता है। आर्कन भू मतलब प्रोटेक्शन के लिए न्यूट्रल को अर्थ किया जाता है। अब अगर बाह्य कारण की बात करें तो बाह्य कारण में जो आते हैं वो आपको बताएं कि बादलों की बिजली से, इसको या बादलों की बिजली बोलते हैं या फिर आकाशीय बिजली बोलते हैं। तो आकाशीय बिजली से सुरक्षा के लिए आप लोगों ने देखा होगा, कभी न कभी देखा होगा कि जैसे जो घर बनते हैं, घर के ऊपर देखिए यहाँ पर ऐसे क्या होता है, एक रॉड लगी होती है। रॉड को फिर क्या करते हैं, यहाँ रोड से एक वायर आता है, उसको अर्थ में कनेक्ट किया जाता है, अर्थ से मतलब कनेक्ट रहता है। तो ये कुछ इस प्रकार से बाह्य कारणों को क्या करते हैं, हम प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए अब जो है वो सिस्टम नहीं है। यहाँ पर देखिए इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष त्वरित आघात आते हैं। इसके प्रोटेक्शन के लिए हम कुछ डिवाइस बना दी गई है, उस डिवाइस का प्रयोग करते हैं। पहला है अर्थिंग स्क्रीन का प्रयोग करते हैं, ओवरहेड ग्राउंड वायर्स का प्रयोग करते हैं, या फिर लाइटनिंग अरेस्टर का प्रयोग करते हैं।
तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ओवर वोल्टेज क्या है, ओवर वोल्टेज के कारण कौन कौन से हैं और ओवर वोल्टेज के जो रीजंस हैं, ओवर वोल्टेज होने के कारण हैं, उनको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको बता दिए आंतरिक कारण में क्या है, जो आपका नॉर्मल वोल्टेज का मान है वो अगर ओवर वोल्टेज होता है तो 2 गुना से अधिक नहीं होगा। तो भी जो भी हम डिवाइस बनाएंगे उसको ऐसा बनाएंगे कि 2 वोल्टेज मतलब कि 2 गुना उसकी जो भी आपकी डिवाइस की रेटिंग होगी उससे 2 गुना अधिक या सहन कर सके। और जो आपका एक्सटर्नल कॉज हो गया मतलब कि बाह्य कारण हो गया, उसके लिए हम क्या करेंगे, अर्थिंग स्क्रीन का प्रयोग करते हैं, ओवरहेड ग्राउंड वायर का और लाइटिंग अरेस्टर का। तो अभी हमने आपको ओवर वोल्टेज रक्षा मतलब कि चैप्टर 4 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको बता दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चौथा चैप्टर है ओवर वोल्टेज रक्षा, इसमें पहला क्वेश्चन आपको एग्जाम में यही आ सकता है। यहाँ पर देखिए अधिवोल्टता है, तो क्वेश्चन दे देगा कि अधिवोल्टता किसे कहते हैं, अधिवोल्टता की उत्पत्ति के कारणों की सूची बनाइए। या फिर इस प्रकार से पूछ लेगा कि अधिवोल्टता या अतिवोल्टता के कारणों को बताइए। साथ ही ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इसे जरूर तैयार करके जाइएगा। अधिवोल्टता किसे कहते हैं एवं इसके कारण। यहाँ पर अधिवोल्टता के बारे में हमने बता दिया है आपको। फिर कॉसेज ऑफ ओवर वोल्टेज मतलब ओवर वोल्टेज के कौन कौन से रीज़न हैं वो भी आपको बताना होगा। तो ओवर वोल्टेज के 2 रीज़न होते हैं, एक होता है इंटरनल कॉज, एक होता है एक्सटर्नल कॉज मतलब कि आंतरिक कारण, एक होता है बाह्य कारण। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 हमने बताया है, एक होता है आंतरिक कारण, एक बाह्य कारण। अब देखिए यहाँ पर अगला आपका जो क्वेश्चन बन सकता है वो है लाइटनिंग अरेस्टर। तो क्वेश्चन दे देगा कि लाइटनिंग अरेस्टर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या फिर इस प्रकार से दे देगा कि निम्न पर टिप्पणी करिए। तो यहाँ पर 4-5 लाइटनिंग अरेस्टर दे देगा, जैसे विद्युत अपघटनी लाइटनिंग अरेस्टर देगा, थायराइड लाइटनिंग अरेस्टर दे देगा। तो इन सब पर आपको टिप्पणी करना होगा। तो यहाँ पर कम से कम आपको 4 जो लाइटनिंग अरेस्टर है उनको तो तैयार करके जाना होगा, क्योंकि इस चैप्टर में लाइटनिंग अरेस्टर के अलावा और कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन बन सकता है ओवर वोल्टेज की मतलब कि कौन कौन के कारण हो सकते हैं, और दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि लाइटनिंग अरेस्टर, और एक है सब एब्जॉर्बर। तो उसको तैयार करके जाना। सबसे पहले देखते हैं कि लाइटनिंग अरेस्टर क्या होता है। तो देखिए इसे तड़ित निरोधक कहते हैं, इसका हिंदी नाम है तड़ित निरोधक। वह तकनीकी युक्ति जो बादलों से विद्युत लाइनों पर, जो कहने कि आकाश से जो विद्युत आती है, कभी कभी आप देखोगे विद्युत चमकता है, तो वह तकनीकी युक्ति जो बादलों से विद्युत लाइनों पर आने वाली उच्च वोल्टता की तरंगों को पृथ्वी की ओर दिशा देता है। इसका प्रयोग विद्युत केंद्र तथा उपकेंद्रों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। यदि सब स्टेशनों पर हम लाइटनिंग अरेस्टर नहीं लगाते हैं तो क्या होता है, बरसात के मौसम में आकाशीय बिजली ट्रांसफार्मर के ऊपर आ जाते हैं और इस कारण से ओवर वोल्टेज हो जाता है और सैकड़ों में ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, ध्वस्त हो जाते हैं। यह उपकरण लगे होने पर आकाशीय बिजली ट्रांसफार्मर पर असर नहीं करता है। इसे क्या बोलते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर। मतलब कि लाइटनिंग से सुरक्षा के लिए जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं उसे ही बोला जाता है लाइटनिंग अरेस्टर। और लाइटनिंग अरेस्टर को सर्ज डाइवर्टर भी कहा जाता है। अब सर्ज डाइवर्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि यह जो लाइटनिंग आता है, जो मतलब कि बिजली आती है, विद्युत आता है आकाशीय, उसको डाइवर्ट कर देता है, उस डिवाइस को सुरक्षा प्रदान करता है, इसलिए इसको हम सर्ज डाइवर्टर भी कहते हैं। फिर देखिए लाइटनिंग अरेस्टर जो है एबनॉर्मल हाई वोल्टेज को ग्राउंड में भेज देता है और बिना सप्लाई की निरंतरता को प्रभावित किए। अभी आप देखेंगे कि एक लाइटनिंग अरेस्टर कैसे वर्क करता है और कैसे वह हाई वोल्टेज को ग्राउंड में भेज देता है। अब देखिए यहाँ पर चित्र में लाइटनिंग अरेस्टर के वर्किंग को हमने समझाया है। ये क्या है आपका, मान लीजिए ये पावर सर्किट है और यहाँ पर देखिए स्पार्क थोड़ा सा गैप रखा गया है और ये एक नॉन लीनियर रजिस्टर रखा गया है। यहाँ से बिजली आता है, जब लाइटनिंग आता है तो ये क्या होता है, यहाँ से होते हुए एक नॉन लीनियर रेजिस्टेंस लगे होता है, उससे होते हुए पृथ्वी में समा जाता है। अब इसका वर्किंग देख लेते हैं। इस चित्र को आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अगर लाइटनिंग अरेस्टर आता है तो आपको चित्र में यही बना के अच्छे से समझा देना है। अब देखिए इसका वर्किंग। उपरोक्त चित्र में एक सामान्य लाइटनिंग अरेस्टर को दिखाया गया है। इसमें सीरीज में एक स्पार्क गैप रखा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्पार्क गैप है यही करें। यहाँ पर जो लाइटनिंग अरेस्टर होता है इसमें एक स्पार्क गैप रखा जाता है तथा एक नॉन लीनियर रेजिस्टेंस को भी सीरीज में लगाकर ग्राउंड कर देते हैं। इसमें अरेस्टर का एक सिरा उस उपकरण से जुड़ा होता है जिसका हमें प्रोटेक्शन करना होता है। दूसरा सिरा इसका ग्राउंडेड होता है। अरेस्टर में स्पार्क गैप को इतना रखा जाता है कि वह सामान्य वोल्टेज इसके बीच के माध्यम को आयनीकृत नहीं कर पाता है, परंतु जब कोई लाइटनिंग उत्पन्न होता है तो उस समय वोल्टेज का मान नॉर्मल वोल्टेज से कई गुना अधिक होता है और इस समय उसके बीच का माध्यम आयनीकृत हो जाता है तथा साथ ही नॉन लीनियर रेजिस्टेंस का प्रतिरोध भी न्यूनतम हो जाता है, जिससे टोटल वोल्टेज ग्राउंड हो जाता है। तो यहाँ पर इस चित्र में यही बताए हैं।
आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ से जब लाइटनिंग आएगा तो बीच में तो खाली है, तो यहाँ सर्किट जब पूरा नहीं होगा तो अंदर कैसे जाएगा। तो आपको बता दें यहाँ पर जो गैप रखा गया है वो इतना गैप रखा जाता है कि जब मतलब कि लाइटनिंग आएगा, जब आएगा तो जाहिर सी बात है वोल्टेज का मान बहुत ज़्यादा होगा, जिससे कि ये बीच का जो माध्यम है वो आयनीकृत हो जाएगा और सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ से ये नॉन लीनियर रेजिस्टेंस से होते हुए जो लाइटनिंग होगा वो पृथ्वी में समा जाएगा। तो इस प्रकार से आपका लाइटनिंग अरेस्टर मतलब तड़ित निरोधक जो होता है वो कार्य करता है। अब हमने लाइटनिंग अरेस्टर के वर्किंग को समझ लिया। अब देखते हैं लाइटनिंग अरेस्टर कितने प्रकार के होते हैं। तो तड़ित निरोधक जो है कई प्रकार के होते हैं, ये सभी संरचना में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, परंतु सभी की कार्यप्रणाली जो है एक समान होती है। कहने का मतलब कंस्ट्रक्शन इनका सबका एक दूसरे से अलग होता है, लेकिन वर्किंग जो होता है वो सेम होता है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी के आधार पर अगर हम बात करें तो सिंगल गैप अरेस्टर होता है और अगला होता है मल्टी गैप अरेस्टर। फिर देखिए केमिकल टाइप में अरेस्टर मतलब जिसमें कुछ केमिकल लिक्विड यूज़ किया जाता है वो होता है इलेक्ट्रोलाइट टाइप अरेस्टर, ऑक्साइड अरेस्टर, थायराइड अरेस्टर। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन बात करें कंस्ट्रक्शन के आधार पर तो इस स्पार्क गैप अरेस्टर, रॉड गैप अरेस्टर, हॉर्न गैप, स्पेस गैप और इलेक्ट्रोलाइट अरेस्टर। अनुप्रयोग के अनुसार बात करें तो अनुप्रयोग के अनुसार ट्रांसमिशन लाइन अरेस्टर, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन अरेस्टर, पावर स्टेशन अरेस्टर और सब स्टेशन अरेस्टर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेस गैप अरेस्टर, जितना भी अरेस्टर दिया गया है इसको बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम लिखे हैं, बताएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए यहाँ पर केवल आपको अरेस्टर के बारे में बता दिए हैं। फिर जितने भी कम से कम 4 अरेस्टर तो आप लोग को याद करके जाना है वो भी यहाँ पर आपको बता देंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, जो है स्पेस गैप अरेस्टर, ठीक है। इसका PDF हम टेलीग्राम पर भेज देंगे, जिसको भी नहीं मिले टेलीग्राम पर मेरा नंबर है, मैसेज कर देंगे, व्हाट्सएप पर हम आपको भेज देंगे। फिर इलेक्ट्रोलाइट अरेस्टर है, फिर सर्ज एब्जॉर्बर, ठीक है। अब हम सर्ज एब्जॉर्बर के बारे में आपको बता देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी काफ़ी बार एग्जाम में आया है कि सर्ज एब्जॉर्बर जो है क्या होता है। सर्ज एब्जॉर्बर को हिंदी में क्वेश्चन आएगा हिल्लोल अवशोषक, तो आप लोग मत घबराइएगा कि इस कुछ और दे दिया है। सर्ज एब्जॉर्बर का हिंदी होता है हिल्लोल अवशोषक। तो देखिए सर्ज एब्जॉर्बर क्या होता है, ओवर वोल्टेज के कारण होने वाली क्षति केवल ओवर वोल्टेज के एम्पलीट्यूड मतलब आयाम पर ही निर्भर नहीं करती है, बल्कि इस तरंगाग्र के स्लॉप मतलब स्टेपनेस ऑफ इट्स वेव फ्रंट पर भी निर्भर करता है। तो हम यहाँ पर देखिए डेफिनेशन लिखे हैं कि अतः वह युक्ति जो किसी सर्ज के तरंगाग्र के स्लोप को कम करती है और इस प्रकार से होने वाली हानि को न्यूनतम करती है, सर्ज एब्जॉर्बर कहलाता है या फिर सर्ज मॉडिफायर कहते हैं। यह मुख्य रूप से लाइन व भू के बीच कनेक्ट कैपेसिटर की भांति कार्य करता है। यदि कैपेसिटर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं तो यह ऊर्जा के कुछ भाग को अवशोषित करेगा और इसका जो शेष भाग होगा वो वितरण कर देता है। तो कैपेसिटर व रेजिस्टेंस के इस कम्बिनेशन को ही हम क्या बोलते हैं, सर्ज एब्जॉर्बर। देखिए यहाँ पर सर्ज एब्जॉर्बर और लाइटनिंग में अंतर भी कई बार पूछ लेता है, ये भी आप लोग समझ के जाइएगा कि सर्ज एब्जॉर्बर और लाइटनिंग अरेस्टर में क्या अंतर है। देखिए यदि अगर सर्ज एब्जॉर्बर और लाइटिंग दोनों ही सर्ज को दूर करते हैं, परंतु दोनों अलग अलग तरीके से 2 डिवाइस के रूप में रोके जाते हैं। सर्ज डाइवर्टर क्या होता है, सर्ज को पृथ्वी में भेज देता है, जबकि सर्ज एब्जॉर्बर जो होता है वो सर्ज को अवशोषित कर लेता है। नाम से पता चल रहा है सर्ज एब्जॉर्बर वो सर्ज को क्या करेगा, हिल्लोल को क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा, और सर्ज डाइवर्टर जो है वो डाइवर्ट कर देगा। अब यहाँ पर देखिए हमने अंतर भी लिखा है, इसमें कुछ विशेष अंतर नहीं होता और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। फिर आप लोगों को यही लगेगा एग्जाम में आने के बाद कि ये सिलेबस में दिया नहीं था, क्योंकि सिलेबस में दिया ही नहीं है कि सर्ज एब्जॉर्बर और लाइटनिंग अरेस्टर में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर हमने लिखा देखिए सर्ज एब्जॉर्बर, देखिए सर्ज एब्जॉर्बर वे रक्षण युक्तियाँ जो सर्जेस तथा ओवर वोल्टेज तरंगों को संशोधित करती हैं अर्थात परिवर्तित करती हैं और ऊर्जा के कुछ अंश को अवशोषित करती हैं, सर्ज एब्जॉर्बर कहलाता है। और लाइटनिंग अरेस्टर क्या होता है, लाइटनिंग अरेस्टर देखिए वे रक्षण युक्तियाँ जो सर्ज को लाइन से पृथ्वी की ओर परिवर्तित करती हैं उन्हें लाइटनिंग अरेस्टर कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए लोकेशन ऑफ लाइटनिंग अरेस्टर मतलब लाइटनिंग अरेस्टर को हम लगाते कहाँ हैं। अब लाइटनिंग अरेस्टर की वर्किंग को समझ लिए तो ये क्वेश्चन भी बन जाता है एग्जाम में कि लाइटनिंग अरेस्टर का लोकेशन क्या होता है, ये सिलेबस में दिया भी गया है। तो देखिए यहाँ पर लाइटनिंग अरेस्टर को सर्ज डाइवर्टर भी कहते हैं। इसे ट्रांसमिशन लाइन के प्रेशर सिरे से ठीक पहले तथा रिसीविंग एंड के ठीक बाद इलेक्ट्रिकल स्टेशन व सब स्टेशन पर स्थापित किया जाता है, ताकि लाइन के माध्यम से आने वाली हाई वोल्टेज की अनवांटेड वोल्टेज को सिस्टम में प्रवेश होने से पहले ही पृथ्वी के लिए डाइवर्ट हो जाए।
अब यहाँ पर रेटिंग ऑफ लाइटनिंग अरेस्टर, ये क्वेश्चन आप लोग याद भी नहीं कर पाएंगे, एग्जाम में पूछेगा भी नहीं कि किस रेटिंग का लाइटनिंग अरेस्टर होता है। अब यहाँ पर जो बचे थे वहाँ पर ये देख लीजिए, थायराइड लाइटनिंग अरेस्टर यहाँ पर हमने लिखा है। बस इसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाता है। इससे 5 या 8 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो ओवर वोल्टेज से रक्षण हो गया। अब आपको बता दें, जो आपको हमने आपको लास्ट चैप्टर मतलब कि जो आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ सबस्टेशन था उसको बता दिया, पूरा समझा दिया, और आपका जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवर वोल्टेज था इसको बता दिया। अब आपके पहला चैप्टर भी आपको बता दिया है फॉल्ट के बारे में, कौन सा क्वेश्चन आ जा सकता है एग्जाम में। अब 2 चैप्टर आपके बचे हैं, स्विच गियर और प्रोटेक्टिव स्कीम। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं और आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे हम, वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। साथ ही कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे जो कठिन होंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आपका जो चैप्टर नंबर 2 है स्विच गियर, इससे कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए हैं और आ सकते हैं एग्जाम में। अब यहाँ पर देख लीजिए, चैप्टर 2 है आपका स्विच गियर। क्योंकि ये मेरा नोट्स नहीं है, क्योंकि मेरा नोट्स जो था वो खो गया था, मिला नहीं तो आप लोगों को इस चैप्टर का फिर नोट्स आपको हम प्रोवाइड कर देते। साथ ही बाकी सभी चैप्टर के नोट्स हैं, केवल यही चैप्टर है, दूसरा चैप्टर स्विच गियर, इसका नोट्स मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो ये जो PDF हमको मिला है इससे हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं। फिर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन 1। तो क्वेश्चन 1 जो है इसमें देख सकते हैं, क्वेश्चन 1 आपका क्या है। क्वेश्चन 1 है कि आपका प्रोटेक्टिव गियर क्या होता है, इसके अभिलक्षण को समझाइए। तो क्वेश्चन 1 है आपका। तो इसमें पावर सिस्टम में उत्पन्न होने वाले फॉल्ट से पावर सिस्टम की प्रोटेक्शन के लिए प्रयोग की जाने वाली डिवाइस प्रोटेक्टिव डिवाइस कहलाते हैं। अलग अलग प्रकार के फॉल्ट के लिए अलग अलग प्रोटेक्टिव डिवाइस प्रयोग किए जाते हैं। अब इसमें देखिए क्वेश्चन 2, इसमें केवल आपको क्वेश्चन बता दे रहे हैं, क्योंकि मेरा नोट्स नहीं है तो इसमें क्या लैंग्वेज में किस लैंग्वेज में लिखा गया उसमें कम समझ में आएगा। क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं, बाकी आप लोग अपने नोट से पढ़ लीजिएगा। तो क्वेश्चन 2 है आपका, देखिए क्वेश्चन 2 है आपका, स्विच गियर से आप क्या समझते हैं, इसके अंतर्गत आने वाले उपकरणों का वर्णन कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन 3, केवल इस चैप्टर से क्वेश्चन बता रहे हैं इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन 3 इसमें देखिए, फ्यूज़ क्या होते हैं, फ्यूज़ के कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाले भागों का वर्णन कीजिए। ये तीसरा क्वेश्चन है आपका, फ्यूज के बारे में लिखना है और फ्यूज में कौन कौन से पार्ट होते हैं उसके बारे में लिखना है। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग पेन कापी लेके बैठे हैं तो इसको नोट करते चलिएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है आपका HRC फ्यूज। यहाँ पर देख सकते हैं HRC फ्यूज की व्याख्या कीजिए और इसकी विशेषताएं लिखिए। ये चौथा क्वेश्चन है, HRC फ्यूज भी एग्जाम में आ सकता है। अब यहाँ पर देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन है इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 5 कि सर्किट ब्रेकर क्या होता है, विभिन्न प्रकार के सर्किट ब्रेकर का वर्णन कीजिए। ये 5वां क्वेश्चन है, सर्किट ब्रेकर क्या होता है, विभिन्न प्रकार के सर्किट ब्रेकर का वर्णन कीजिए। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग लिख के ले लीजिए, इसमें से 2-3 क्वेश्चन जरूर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज़ रिले, रिले को डिफिनेशन दीजिए। और नॉन डायरेक्शनल रिले, डायरेक्शनल रिले, डिस्टेंस रिले, इम्पीडेंस रिले और डिफरेंशियल रिले, इन सभी रिले में से 2 या 3 रिले तो एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। यहाँ पर और एक बता देते हैं आपको, MHO रिले करके आता है, शायद डिस्टेंस रिले को ही MHO रिले मोर रिले बोला जाता है, तो तैयार कर लीजिएगा आप लोग। और साथ ही सभी रिले के बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे तो उसका अंतर भी, उन रिले में अंतर भी लिख पाएंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिले को डिफाइन कीजिए और नॉन डायरेक्शनल रिले क्या होता है, डायरेक्शनल रिले, डिस्टेंस रिले, इम्पीडेंस रिले और डिफरेंशियल रिले, इन सभी के बारे में एग्जाम में आ सकता है। अब हम देख लेते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 है आपका प्रोटेक्टिव स्कीम। तो प्रोटेक्टिव स्कीम से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आ सकते हैं, इसके अलावा भी हमने एक वीडियो बनाया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, आप लोग उसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि अल्टरनेटर में होने वाले फॉल्ट और उससे प्रोटेक्शन को समझाइए। क्वेश्चन 1 है आपका। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 2 देखिए, क्वेश्चन 2 है आपका कि पावर ट्रांसफार्मर में होने वाले फॉल्ट की व्याख्या तथा प्रोटेक्शन को समझाइए। ये क्वेश्चन 2 है कि पावर ट्रांसफार्मर में कौन कौन से फॉल्ट हो सकते हैं और उनके प्रोटेक्शन को भी समझाइए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 3 है आपका, क्वेश्चन 3 है बकोल्ज रिले क्या होता है, बकोल्ज रिले का डायग्राम बनाइए और बकोल्ज रिले का इसके बारे में आपको पूरा व्याख्या करना है। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है आपका चैप्टर 3 से कि मोटर में होने वाले फॉल्ट और उनसे प्रोटेक्शन को समझाइए। अब देखिए यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है कि
कि थर्मल रिले के कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को सचित्र समझाइए। क्वेश्चन नंबर 5 है, थर्मल रिले के कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को सचित्र समझाइए। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि फीडर में होने वाले फॉल्ट और प्रोटेक्शन को समझाइए। फीडर में कौन, यहाँ पे जो रिंग फीडर होता है, पैरेलल फीडर होता है, इन सभी फीडर को समझाना है और उनके प्रोटेक्शन को भी इसमें समझाना है। इसी में देखिए अगले चैप्टर में क्वेश्चन और दिया गया है, इंडोर एंड आउटडोर सब स्टेशन को समझाइए। बाकी आपको जो डिफरेंट टाइप ऑफ सब स्टेशन है उसको हम पढ़ा ही चुके हैं। तो इसी के साथ आपका जो एसजीपी चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन थे उनके सोल्यूशन सभी आपको बता दिए हैं। फिर से आपको कह रहे हैं, अगर आपको कंटेंट नहीं मिल रहा है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट सर्च बार में जाकर सर्च कर लीजिए, या फिर इसी ग्रुप के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, ज्वाइन करके मैसेज करिए, आपको सभी नोट्स प्रोवाइड कर देंगे ताकि आप लोग समय रहते अच्छे से तैयारी कर लें। तो आप लोगों का जो अगला एग्ज़ाम में कमेंट में करके बता दीजिए ताकि हम अगले एग्ज़ाम के लिए आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार कर सकें।